हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों क्लासेज में। तो आज हम लोग का वीडियो का पार्ट 3 होने वाला है दोस्तों। और पार्ट 3 में एक नया टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं, ठीक है। और ये हमारा जो पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3 में हमारा एक नया टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को अच्छे से कवर कर लिया था, आप लोग को पता ही होगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने रियल नंबर से संबंधित जितना भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं सभी प्रश्न मैं आप लोग को करा चुका हूँ। पार्ट 2 में पॉलिनोमियल से संबंधित जितना भी बहुत VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैं आप लोग को करा चुका हूँ। आज हमारा पार्ट 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग सीखते क्या है ना कि आप किस प्रकार से समीकरण को सोल्व कर सकते हैं, आप किस प्रकार से ग्राफ खींच सकते हैं। ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका टॉपिक जो है ग्राफ तो 5 नंबर का फिक्स है आप लोग का, ठीक है। तो ये हम लोग सीखेंगे। अब ये जो चार्ट आप लोग को दिया गया दोस्तों, ठीक है, ये जो चार्ट आप लोग को दिया गया है इसको हम लोग अभी सीखते हैं, ठीक है। इस चार्ट में आप लोग को क्या पता चलेगा, इसमें आप लोग को पता चलेगा कि कौन किसका ग्राफ कैसा होगा, उस ग्राफ का कितना हल होगा, वो प्रतिच्छेद होगा, संपाती होगा, समांतर होगा, ये सारी चीजों को यहाँ पे कवर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ठीक है। ये देखिए a1 बटा a2, किसी भी समीकरण को आप निकालने के लिए a1 बटा a2 चेक करते हैं, b1 बटा b2 चेक करते हैं, c1 बटा c2 चेक करते हैं। और जब ये चेक करते हैं तब आप बता सकते हैं कि वो उसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेद होगा कि संपाती होगा कि समांतर होगा, ठीक है। मतलब कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 है, इसको जब आप हल करते हैं तब आपको पता चलता है कि उस ग्राफ जो होगा वो प्रतिच्छेद होगा, संपाती होगा या समांतर होगा। मैं पूरा का पूरा आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूं। और इसका जो बीजीय गणितीय निरूपण होगा उस ग्राफ का, उसका कितना हल होगा, एक हल होगा या उसी को हम लोग द्वितीय हल भी बोलते हैं, या उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे समीकरण दिया गया है। समीकरण किसको बोलते हैं, जब बराबर के बाद जीरो लगा हो या कोई ना कोई संख्या लगा हो तो उसी को हम लोग समीकरण बोलते हैं। ये आपका समीकरण नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ बराबर जीरो कर दे या आपका बराबर जीरो या बराबर 5 या बराबर 4 बराबर 3 -2, इस प्रकार से जब बराबर के बाद कोई संख्या लिया जाता है तो वो हमारा इक्वेशन हो जाता है। और ऐसे अगर आप बराबर नहीं देंगे तो हमारा पॉलिनोमियल्स होगा, बहुपद होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखना है आप लोग को सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, x - 2y बराबर 0, 3x + 4y - 20। इसको जब आप सेट करो, ठीक है, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 में जब आप तोड़ो तो अगर अनुपात की तुलना a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आवे तो उसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेद। मतलब उसका ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, इस प्रकार से प्रतिच्छेद करता है दोस्तों। और उसमें जब आप कोई भी रेखा एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करता है तो उसमें मिनिमम कितना पॉइंट बनता है, ओनली फॉर 1 पॉइंट, ठीक है। तो प्रतिच्छेद में कितना हल होगा, तो केवल एक हल होगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, जब कोई रेखाएं एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करती है तो वो कितना हल देता है हमको, बीजीय गणितीय निरूपण उसका कितना हल होगा, एक हल होगा। तो यहाँ पे वही है, और इसी को हम लोग कौन सा हल बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं, ठीक है। कब होगा, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 या नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होगा। जब आप इस प्रश्न को उठाएंगे, ठीक है, जब आप इस प्रश्न को उठाएंगे तो उसमें हमारा अगर मान के चलो आप जब सोल्व करोगे, कैसे सोल्व किया जाता है वो मैं बता दूंगा आप लोग को। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, जब तीनों बराबर हो जाए, जब तीनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसका ग्राफीय निरूपण जो होगा संपाती होगा। संपाती का मतलब होता है बराबर एक लाइन पर ही एक लाइन क्या होगा, ड्रॉ होगा। जैसे ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन में जो बिंदु होगा दोस्तों वो तो बिल्कुल अनंत है। इस यहां पर बिंदु हो सकता है, यहां बिंदु हो सकता है, यहां बिंदु हो सकता है, हर जगह पर बिंदु हो सकता है, ठीक है। तो इसको संपाती बोलते हैं। और इसका हल जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कोई लाइन को गुजारेंगे, ठीक है, जब कोई लाइन को गुजारेंगे तो यहाँ पर इसी पर चढ़ करके वो लाइन क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है। इसी पर चढ़ करके उस लाइन को क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हल बनेंगे क्या बनेंगे, बहुत सारा पॉइंट बन रहा है यहाँ पर। तो ये कौन सा हल हो जाता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। मतलब इसका हल आप बता नहीं सकते हो, ढेर सारा हल आपका निकल सकता है, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है तीसरा नंबर, x + 2y - 4 2x + 4y - 12। जब आप इसको हल करते हो तो सपोज डेट आप सोच लो कि जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर हो गए, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा जो बराबर नहीं होगा, वो लोग क्या नहीं बराबर होगा, c1 बटा c2। मतलब दो को बराबर होगा, एक बराबर नहीं होगा, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर रेखा होगा। मतलब समांतर कुछ इस प्रकार से होगा, एक लाइन दूसरा लाइन को कभी टच नहीं करेगा। और आप इसमें बिंदु बता नहीं सकते हैं कि कितना बिंदु पर ये कट कर रहा है, इसमें तो आप बता दिए एक, इसमें आप जब बताओगे तो इसमें तो अनंत हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। लेकिन ये आपको यहाँ पे ये लाइन जो है, ये लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगा, तो इसका कोई हल आप नहीं निकाल सकते दोस्तों। तो ये चार्ट का मतलब यही है कि जब आप किसी भी समीकरण को हल करो, अगर उसको आप a1 बटा a2 के अनुसार आप तोड़ रहे हो, अगर वो पूरा का पूरा प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब वहां पे कोई इक्वेशन जो है बराबर नहीं है, तो उसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद होता है। और इसका ओनली फॉर एक हल, प्रतिच्छेद मतलब कितना हल, कितना पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट बनेगा। जब तीनों बराबर हो जाए, संपाती हो जाए, तो वो एक लाइन दूसरा लाइन पर
चढ़ करके चल जाता है दोस्तों, तो उसको अपरिमित रूप से अनेक हल बोलते हैं। जब दो बराबर एक बराबर नहीं तो उसको समांतर रेखा, इसका कोई हल नहीं। एक चीज और आप समझो कि इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ बनता किसका है याद रखना। 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, अच्छे से एकदम इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ग्राफ कभी आप प्रतिच्छेद जब भी रहेगा आप पहले चेक कर लेना, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब आप इसको हल करोगे तो इस प्रकार का आएगा इक्वेशन, मतलब बराबर नहीं होगा तो समझ जाना कि इसका आप ग्राफ बना सकते हो और ये संगत होगा। क्या होगा दोस्तों? संगत होगा, याद रखना। अब ये जो है इसको जब इस प्रकार से क्वेश्चन रहे संपाती हो तो ये भी बना सकते हो, इसका भी ग्राफ बनाना संभव है, ये भी क्या होगा? संगत होगा। तो प्रतिच्छेद संपाती का मान जो होता है संगत होता है, और समांतर जो है ओनली फॉर समांतर, इसका जो होता है असंगत होता है। इसका ग्राफ आप नहीं बना सकते क्योंकि कोई हल नहीं होगा। ये ग्राफ आपका बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, क्रॉसिंग नहीं करेगा। ये ग्राफ आपका सही होगा। तो ज्यादातर परफेक्ट ग्राफ ये होता है जब कट जाता है। ग्राफ का पहचान ही होता है दोस्तों, जब एक लाइन जो है दूसरे लाइन को क्रॉस करके चल जाए तो वो बिल्कुल सही हो जाता है। और यहां पर ये क्या है? संपाती है, संपाती ग्राफ बनेगा, लेकिन एक लाइन दूसरा लाइन पर क्या होगा? चढ़ करके चला जाएगा, मतलब एक लाइन दूसरा लाइन पर क्या होगा? छिपा हुआ रहेगा, ठीक है, तो वो संपाती होगा। तो इस प्रकार से आप इस ग्राफ को आप सीख गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके साथ इस चार्ट के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को भी हल करते हैं, जिससे आप लोग को और भी क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला क्या कहा कि अनुपात A1 बटा A2 B1 बटा B2, मतलब A1 बटा जो है A2 है और B1 बटा B2 है और C1 बटा C2 है की तुलना करिए। और निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या नहीं प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो आपको हम यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं, याद रखना A1 बटा A2 जब रहे या B1 बटा B2 रहे, ठीक है, या C1 बटा C2 भी कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे दोस्तों तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रतिच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिच्छेद कहलाता है। ये सब याद रखना है, प्रतिच्छेद। और अगर आपका हल पूछे तो इसमें से ओनली फॉर कितना हल निकलेगा? एक हल, क्योंकि प्रतिच्छेद का मतलब ये, और इसमें कितना पॉइंट बनेगा? एक पॉइंट बनेगा, तो ये प्रतिच्छेद हो गया, ठीक है। सेकेंड आपको क्या याद रखना है? देखिए सेकेंड आपको क्या याद रखना है कि जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, जब तीनों बराबर हो जाए तो ये संपाती होगा, और इसका हल जो होगा अनेक हल होगा। कौन हल होगा? अनेक हल होगा, ठीक है। तीसरा जो हमारा पॉइंट बनेगा ये क्या बनेगा? तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, जब इस प्रकार का रहेगा तो ये समांतर होगा। क्या होगा? समांतर। इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब आप डायरेक्ट कह दो जीरो, कोई हल नहीं होगा। तो ग्राफ किसका बनाना संभव है? ओनली फॉर प्रतिच्छेद और ओनली फॉर समांतर। ये ध्यान देना आप लोग। प्रतिच्छेद का ग्राफ बना सकते हो, समांतर का ग्राफ बना सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन में हमको सिर्फ पूछ क्या रहा है कि आप बताइए कि कौन सा जो इक्वेशन है वो प्रतिच्छेद करता है, कौन सा इक्वेशन समांतर है, कौन सा इक्वेशन संपाती है। तो सेट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? 7x माइनस 6y और माइनस 9 बराबर 0। इसमें आपको मान निकालना पड़ेगा। इसका मान जो होता है, ठीक है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और नीचे का A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ठीक है। ये इसका मान होता है, ठीक है, इक्वेशन का। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप उतना नहीं समझिए, यहाँ पे समझिए। शुरू वाला को A कहेंगे, सेकेंड वाला को B और थर्ड वाला को C। शुरू वाला A, सेकेंड वाला B, थर्ड वाला C। तो अगर हमको A1 का मान निकालना है तो A1 का मान कितना होगा? जो इसका गुणांक होगा, x बाई जेड को नहीं लेना है, डिजिट को लेना है। तो x के आगे कितना छिपा हुआ है? 5, तो ये 5 हो गया। B1, ठीक है, A1 हो गया। B1 का मान निकालिए तो B1 का मान कौन 4 है? -4। C1 का मान निकालिए तो C1 का मान 8 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो A2 चलेगा। A2 का मान 7 हो गया। B2 का मान कितना हो गया? -6 हो गया। और C2 का मान हो गया -9। अब इसको इस समीकरण पे बैठा दीजिए। फॉर्मूला क्या है आप लोग का? फॉर्मूला है A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2। कौन बराबर है अभी पता नहीं चलेगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 5 बटा 7। A1 और A2 का मान कितना है? 5 बटा 7 और B1 बटा B2 का मान -4 बटा -6 और C1 बटा C2 का मान 8 बटा -9। ये माइनस से माइनस कट गया, 2 दूना 4 कट गया, 3 दूना 6 कट गया। यहाँ पे आप काटोगे तो कटेगा, 4 दूना 8 नहीं कटेगा ये। तो यहाँ पर 5 बटा 7 हुआ बराबर 2 बटा 3 हुआ और बराबर 8 बटा -9 हुआ। माइनस को आप ऊपर कर सकते हैं। क्या कोई बराबर है? नहीं बराबर है, तो ये क्या होगा? प्रतिच्छेद होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेद। बस इतना ही आप लोग को काम करना है। आप A1 A2
A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लो और उस पर बैठा दो। अगर वो पूरा का पूरा कट जाता है तो ये प्रतिच्छेद होगा। जब तीनों बराबर आ जाएगा तो हमारा संपाती होगा, और जब दो गो बराबर एक बराबर नहीं तो वो समांतर होगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन 9x + 3y + 12। ठीक है, प्लस क्या है 12 बराबर 0। फिर उसके बाद 18x फिर 6y और +24। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। A1 का मान कितना है 9, डायरेक्ट कर देते हैं दोस्तों। 9/18 हो जाएगा बराबर 3/6 हो जाएगा बराबर 12/24 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूना 24 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, 9 दूना 18 कट गया। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों जब बराबर हो तो इसका मान क्या होगा, ये समपाती होगा। क्या होगा दोस्तों, समपाती होगा। समझ गए। इसको आप करो तो 6x और 2x है, यानी 6/2 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ -3/-1 हो जाएगा। यहाँ पर 10/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 10/9। काटिए इसको, 2 × 6 कट जाएगा, माइनस से माइनस खत्म। ये तो कटेगा नहीं, तो 3 बराबर 3 नॉट इक्वल टू कितना 10/9। ये इसका जो मान होगा ये क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा दोस्तों, समांतर होगा। तो इस प्रकार से आप ये सब क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। वो चार्ट आपको याद होना चाहिए कि कब समांतर होगा, कब प्रतिच्छेद होगा और कब आपका क्या होगा, समपाती होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। याद रखना दोस्तों, जब भी ग्राफ अगर आपको बनाना है, ग्राफ हमेशा अगर आपको बनाना है तो हमेशा ओनली फॉर ये किसका बनेगा, संगत का ही बनेगा। किसका बनेगा, संगत का। और जब आपको ग्राफ यहाँ पर बनाना होगा तो संगत चेक करेंगे, और जब असंगत हो जाएगा तो ग्राफ बनाने का कोई जरूरत नहीं है। और संगत ओनली फॉर कौन देता है दोस्तों, तो प्रतिच्छेदी जब रहेगा, प्रतिच्छेद और आपका कौन सा, संपाती। प्रतिच्छेद और संपाती आपको संगत देगा, और ओनली फॉर आपका जो है समांतर जो है असंगत देगा। समांतर जो है क्या देगा, असंगत। असंगत ये क्या देगा, समांतर। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। पहले आपको चेक करना पड़ेगा ये संगत है कि संगत। पहला क्वेश्चन हमारा है x + y = 5। ठीक है, उसके बाद 2x + 2y = 10। ठीक है, अब इसमें हमको मान निकालना है। तो बताइए A1 का मान कितना, 1, B1 का मान 1 और C1 का मान आप 5 रख सकते हैं, या 5 को इधर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्योंकि माइनस माइनस कट ही जाएगा। A2 का मान हमारा 2, B2 का मान 2 और C2 का मान हमारा 10। इसको सेट कर दो A1/A2 पर, B1/B2 पर, C1/C2 पर। A1/A2 मतलब 1/2, इसका भी मान 1/2, इसका मान 5/10। इसको काट दो, ये भी आपका 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो इसका मान 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये जो मान होगा कौन होगा, संपाती का मान था। और संपाती मतलब ये क्या है, संगत है। क्या है दोस्तों, संगत है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से समझ गए। अब यहाँ पर कहता क्या है ना कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करिए, मतलब इसका आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि बनाने का नियम कुछ अलग होता है, वो बताऊंगा। पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं ये संगत है कि असंगत है। ठीक है, संगत है कि असंगत है दोस्तों। चलिए इसको भी हम लोग सेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है x - y, डायरेक्ट कर देते हैं 1, और यहाँ पे कितना 3। फिर इसका बताओ y यहाँ पे -3, तो यहाँ पर -1 और बटा -3। यहाँ 8, यहाँ पर आपका 16। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कर जाएगा, 8 दूना 16 कर जाएगा। तो 1/3 बराबर 1/3 और फिर बराबर 1/2। अब यहाँ पर ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो ये किसका पहचान हुआ, असंगत का। और असंगत रहेगा तो आपको ग्राफ नहीं बनाना, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही कह दिया कि संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करिए, ये असंगत है तो ये सेकंड वाला का ग्राफ नहीं बनेगा, बट फर्स्ट वाला का ग्राफ बनेगा। तो फर्स्ट वाला आप समझ गए, संगत असंगत पहले निकालना पड़ेगा आप लोग को। अब हम इसको ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ग्राफ में कन्वर्ट करने का नियम क्या है, बढ़िया से आप लोग को देखते चलना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है x + y = 5, इसको मानना है समीकरण 1। ठीक है, फिर उसके बाद 2x + 2y = 10, इसको मानना है समीकरण 2। ठीक है, ग्राफ से जब भी बनाना है तो आप यूज करना प्रतिस्थापन विधि, वो मैं आपको आगे बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि से कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसको चलिए ग्राफ में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि का मतलब आपको पहले चलना पड़ेगा समीकरण 1 से। समीकरण कितना से, 1 से आपको चलना पड़ेगा। समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x + y = 5। समीकरण x + y = 5। ये एक जो क्वेश्चन है दोस्तों MVBI है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा आप लोग को, रामबाण क्वेश्चन है 5 नंबर का। सबसे पहले समीकरण 1 से चलिए, x + y = 5। और जब आप 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बनाओगे ना, तो वहां पर आपको संगत असंगत ये नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट दे देगा एक ग्राफ
ठीक है, मतलब एक इक्वेशन दे देगा और उसको कह देगा आप डायरेक्ट उसको ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ बनाइए तो हमको संगत असंगत चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो मान देगा वो संगत ही देगा, असंगत क्यों देगा वो। तो वहां पर आप लोग को चेक नहीं करना है, आप लोग को डायरेक्ट जहां से हम बना रहे हैं ना यहाँ पर वो आपको करना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये ध्यान देना, वो क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, लेकिन जब आपको क्वेश्चन पूछ देगा संगत असंगत है तब आपको संगत असंगत चेक करना पड़ेगा। समीकरण 1 से चल रहे x प्लस, इसमें से चाहे आप x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो, तो x बराबर हो गया यहाँ पर कितना, यहाँ पर x बराबर हो गया 5, आई प्लस y उधर गया माइनस y। समीकरण 1 2, तो इसको मान लीजिए आप समीकरण, इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। समीकरण कितना मान लीजिए, 3 मान लीजिए। समीकरण कितना मान लीजिए दोस्तों, 3 मान लीजिए, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा आप लोग को, ठीक है। इसको हम लोग रेड कलर से कर देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, समीकरण 1 2 3 तो मिल गया हम लोग को। अब ये जो x बराबर 5 माइनस y हुआ, सबसे पहले आप इसको ही सोल्व करना है, ठीक है। पहले एक को ही सोल्व करके बॉक्स निकालना है, फिर उसके बाद 2 के ऊपर बढ़ना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे ग्राफ किस प्रकार से होता है, प्लस की आकृति जैसा ग्राफ होता है, ठीक है, ये आप लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पर मान के चलो हम 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, ठीक है। यहाँ पर 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, यहाँ 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वन में बाई होता है, नीचे बाई डैश होता है, डैश का मतलब माइनस, और अगर डैश नहीं है तो वो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर मान आपका बाई का पॉजिटिव में 3 तक गया है तो आपको ग्राफ 4 नहीं सोचना है, मतलब कि अगर आपका नंबर ही 3 तक गया है तो आप 4 सोचोगे तो ग्राफ गलत हो जाएगा। आप 3 के अंदर में ही सोचना, और कोई ग्राफ का मान आप बटा में मत सोचना, बटा में सोचोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। अगर मान के चलो हमारा x का जो मान है वो 4 तक गया है और आपका आंसर आप ला दिए 5, क्योंकि यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। आप जितना छोटा से छोटा सोच सको, जितना छोटा से छोटा सोचोगे उतना अच्छा रहेगा आपके ग्राफ के लिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज आप लोग को अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ऐसा ही मान सोचना है जो आपके ग्राफ में बिल्कुल क्या हो जाए, सटीक बैठ जाए। चलो हम x का मान सोच लेते हैं, 5 में से ऐसा कुछ मान घटाइए, ठीक है, कि हमारा छोटा भी मान होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो हम y का मान रख लेते हैं 2, तो x बराबर कितना होगा 5 माइनस 2, तो x का मान हो गया 5 में से 2 गया तो कितना बच गया 3। तो हमारा ये पहला मान हो गया। आपको मिनिमम कम से कम 2 मान लेना है, मैक्सिमम आप 4 ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 2 लीजिए, ठीक है। 2 पर ही काम हो जाएगा तो क्यों आगे लेना ज्यादा। अब यहाँ पर फिर अगला y का मान रखिए, तो y का मान के चलो 3 रख देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 5। अब 5 में से आप 3 घटा दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो गया कितना 5, ठीक है। 5 माइनस 3, तो x का मान हो गया कितना 2। तो ये पहला आपका ग्राफ बन गया और इसका बॉक्स आपको लिखना है, ठीक है। मेन हम लोग को काम करेगा यही वाला बॉक्स जो है ना, यही आपका काम करता है दोस्तों, ठीक है। अच्छे से यहाँ पर आपको 2 खेमों में बांटिए, शुरुआत में x फिर y। अब बताइए y का मान आप क्या कितना रखे थे 2, x का मान कितना आया 3 आया, ठीक है। y का मान आप कितना रखे 3, तो x का मान कितना आया 2 आया। तो ये आपका जो बॉक्स है ना, यही ग्राफ में आपका काम करेगा। ये कैलकुलेशन है कि ये बॉक्स कहां से आता है, तो उसके लिए ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो हम जो है क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमको फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो सिर्फ हम बॉक्स को लेंगे, बाकी ये सबको इरेज कर देंगे, ठीक है ना। अब अगला देखिए, ये हमारा पहला इक्वेशन का हुआ। अब हम लोग को इसके ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये देखते हैं 2x प्लस 2y बराबर 10, इसको भी उसी प्रकार से आपको करना है दोस्तों। अब यहाँ पर बताइए, तो 2x हो गया और बराबर 10, प्लस 2y उधर गया माइनस 2y, ठीक है। x बराबर कितना होगा, आपको एकदम x और y के रूप में तोड़ देना है। 10 माइनस 2y, ये गुना में 2 है, नीचे कोच में आ जाएगा भागा में, और ये हमारा समीकरण 3 था, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 4। इससे हम एक बॉक्स निकालेंगे, बस हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पर आप y का मान ऐसा रखिए, ठीक है। यहाँ पर जो है y का मान ऐसा रखिए कि आपका 2 से पूरा पूरी कट जाए, बटा में नहीं आना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो y का मान हम रख देते हैं, कितना रखोगे आप, ऐसा मान रखो कि एकदम अच्छे से कट जाए। y का मान रख देते हैं कितना 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस 2 गुना 2 और बटा में कितना 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 दूना 4 और बटा 2, 10 में से 4 गया 6, 6 बटा 2, 2 तिया कितना हो गया 6, यानी हमारा y का मान या रखे 2 तो x का मान आ गया 3, सही है। अब आगे देखते हैं हम लोग, एक मान और रखना है, तो y का मान हम रख देते हैं कितना 3 रख देते हैं। तो y का मान जब आप 3 रखते हो तो क्वेश्चन तो यही रहेगा ना, x बराबर 10 माइनस 2 गुना 3 और बटा में कितना 2, तो 10 माइनस 2 तिया 6 और बटा में 2, 10 में से 6 गया 4, 4 बटा 2, 2 गुना कितना हो गया 4 हो गया। तो हमारा कितना हो गया x का मान 2। इसमें आप एक बॉक्स बनाओगे, ठीक है, इसमें आप एक बॉक्स बनाओगे, तो एक बॉक्स बनाइए आप लोग। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, x y, और इसमें बताइए y का मान आप कितना रखे थे, शुरुआत में 2 रखे थे। x का मान कितना आया हमारा, x का मान कितना आया हमारा 3 ही आया, ठीक है। y का मान हम कितना रखे 3 रखे, x का मान कितना आया 2 आया, ठीक है। तो देखिए क्या ये ग्राफ और ये ग्राफ आपको सेम दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। ये ग्राफ आपको सेम दिख रहा है, सेम दिखेगा ही, क्योंकि ये क्या था आपका, ये था आपका कौन सा, जब आप a1 बटा a2 तोड़े थे तो ये पूरा का पूरा जो मान आया था वो हमारा समपाती आया था। और समपाती का मतलब होता क्या है,
कि एकदम बराबर। संपाती का मतलब क्या होता है? बराबर। और उसका मतलब क्या होता है? परिमित रूप से अनेक है। मतलब हम आपको बताए थे कि एक लाइन दूसरे लाइन पर ये चढ़ करके पास करेगा, तो ये होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं। अब इस पे हम लोग ग्राफ देखते हैं दोस्तों। मेरा बॉक्स मोनली फॉर ये है, ठीक है, 3 2 2 3 याद रखेंगे, ठीक है। हमारा बॉक्स क्या है, क्या था हर समीकरण के लिए? हर समीकरण के लिए हमारा जो बॉक्स था x बाई यहाँ पर 3 2, ठीक है, और 2 3, नहीं सॉरी 3 2 ऊपर 3 था नीचे 2 था, यही था ना, 3 2 और 2 3। उसके बाद सेकेंड बॉक्स भी यही था, सेम टू सेम x और बाई 3 2 3 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग चेक कर लेते हैं, 5 माइनस बाई, तो 5 यहाँ था, यहाँ पर कितना था 5 माइनस बाई, तो बाई का मान 3 तो x का मान 2, ठीक है, बाई का मान 2 तो x का मान 3, वही चलिए सेम टू सेम था, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से आप लोग देखो। सबसे पहले आप एक प्लस आकार का बनाएंगे, ये आपको हम इस पर बना रहे हैं, आप ग्राफ कॉपी में अच्छे से ड्रॉ करेंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये ग्राफ मैंने कर दिया। अब इसमें क्या है ना कि आप लोग को जो बीच में होता है वो मूल बिंदु उसको कहते हैं, और ये इसका जो मान होता है ये 0 0 होता है। कितना होता है दोस्तों? 0 0। इस पर आप 0 x के लिए भी है, बाई के लिए भी है। पहले याद रखिए कि ऊपर वाला बाई होगा और नीचे वाला जो होगा बाई डैश होगा। डैश का मतलब ये पूरा का पूरा मान माइनस में होगा। इधर आपका जो होगा दायां साइड x होगा और बायां साइड जो होगा x डैश होगा। डैश कहने का मतलब माइनस वाला, x के मान 2 होता है, एक प्लस में एक माइनस में, बाई का मान भी 2 होता है, एक प्लस में एक माइनस में। ये आपका बीच वाला जो पॉइंट है 0 0 है, x के लिए भी 0 बाई के लिए भी 0। तो चलिए 0 0 0 आपको हम शो कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका है 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर मान आप सेट करिए, तो 0 0 से आगे जब बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। आगे बढ़िए 2 3 4, इस प्रकार से आपको एकदम समांतर गैपिंग रखना है, 5, ठीक है। उसके बाद इधर आइए बायां साइड, तो हमारा x का मान माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। ये कोई जरूरी नहीं था दोस्तों कि वहां 5 गया तो यहाँ भी 5 ही जाना चाहिए, कम भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो बॉक्स में मान है उसमें मैच करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप जाइएगा बाई डैश तो माइनस में जाएगा, -1, और स्टार्ट करना है हमेशा 1 से, -2 -3 -4 तक गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। यहाँ बताइए ऊपर +1 2 3 4 हो गया ना। अब इसमें आपको ग्राफ खींचना है, ठीक है। इसमें आपको क्या खींचना है दोस्तों? ग्राफ। देखिए कैसे, सबसे पहले x का मान कितना होगा? 2 और y का मान 3। तो x कहाँ है? 2। x पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वाला ये होगा, हमारा पास 2 ये मिला, ठीक है। और y का मान 3 है तो y का मान नीचे तो नहीं जाएंगे क्योंकि नीचे हमारा माइनस में है, ऊपर जाएंगे तो ये हमारा इसके सामने एकदम आपको एक पॉइंट लगा देना है। आप चाहोगे तो आप इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। x का मान 3 और y का मान 2, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x का मान 2 था और y का मान 3 था, ठीक है। x का मान 2 और y का मान 3 हमारा हो गया, पहला हमारा पॉइंट मिल गया ये वाला, ठीक है। अगला बताइए, तो हमारा x का मान 3 y का मान 2, ठीक है, वो तो हो गया 3 और 2, तो 2 और 3 लिख दिए, x पहले लिखेंगे y बाद में लिखेंगे, याद रखना। x का मान 3 है, y का मान 2 है, x का मान 3 अब यहाँ पर है, y का मान 2 है इसके यहाँ पर, तो इसके समांतर आप जाइए, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये हमारा जो हो गया कितना हो गया? 3 और 2, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट जो बना 3,2 का बन गया। पहला हमारा ग्राफ हो चुका है और इसका जो है कुछ इस प्रकार से आप इसका लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जब आप ये ग्राफ पूरा का पूरा और ऊपर जाएगा ना, और ऊपर जाता तो ये पास कर जाता है इस प्रकार से, ठीक है। ये ध्यान देना है आप लोग को अच्छे से। ये आपका क्या है? बाई। यहाँ और भी जा सकता था, यहाँ पर आप चाहेंगे तो 5 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा 2 पॉइंट कट गया। अब हम दूसरा ग्राफ पे आते हैं। बाई का मान 3 है, एक्स का मान 2 है, तो बाई का मान 3, ठीक है, एक्स का मान 2 वही वाला होगा ना, टोटल का टोटल, बाई का मान 3 एक्स का मान 2, यही वाला पॉइंट होगा। फिर उसके बाद बाई का मान 2 एक्स का मान 3, बाई का मान हमारा 2 एक्स का मान 3, यही पॉइंट होगा। तो ग्राफ जो है इसी पर आपका क्रॉस करेगा। तो आपका संपाती का मतलब बताया ही है, इसका जो है अपरिमित रूप से क्या है? अनेक हल है। अपरिमित रूप से क्या है दोस्तों? अनेक हल है, मतलब एक ही लाइन पर डबल लाइन क्या करेगा? पास करेगा। तो ये आपका ग्राफ होगा। अब इसमें आप क्या लिखेंगे? तो समीकरण जो आपका लाइनिंग होगा ना, उसमें आप अपना इक्वेशन दे दीजिए। हमारा इक्वेशन पहला लाइन x प्लस वाई बराबर 5 है, आप लिख दो x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। दूसरा जो हमारा इक्वेशन था 2x प्लस 2y बराबर 10 था, तो 2x प्लस 2y बराबर 10 दे देते हैं। 2x प्लस 2y बराबर 10। आप जब इतना करोगे तब आपको
पूरा का पूरा 5 नंबर मिलेंगे दोस्तों। और जब आप ग्राफ में मेन रूप से आपको बॉक्स निकालना है, बॉक्स निकालना सीख गए तो ग्राफ आपको कुछ भी भारी नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये तो था हमारा संपाति का, तो संपाति में एक लाइन दूसरे लाइन पर क्रॉस कर गया। हमारा अगर ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा था तो आप देखते तो इस प्रकार से आपका क्रॉस करता, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये देखिए, ये भी काफी बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए, कहता है एक आयताकार बाग है जिसका लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है? 4 मीटर है। उसका अर्ध परिमाप 36 है। तो बाग का विमाएं ज्ञात करना है आप लोग को, ठीक है। सबसे पहले आयताकार है तो आयत में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। आपको मानना पड़ेगा, माना कि, ठीक है, माना कि आयत का लंबाई x, ठीक है, चौड़ाई जो है ये मानेंगे बाई होगी। अब यहाँ देखिए, आयत का सबसे पहले जब भी हिंदी का क्वेश्चन हो तो मानना कि आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले, ये अच्छा कलर नहीं लग रहा दोस्तों, ठीक है। माना कि, ठीक है, आयत की लंबाई बराबर x हो गया और चौड़ाई बराबर बाई हो गया, ठीक है। अब आप बताओ, एक आयताकार बाग हो गया जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है? 4 मीटर अधिक है। 4 मीटर कितना है दोस्तों? अधिक है। जाइए, हाँ चलिए, देखिए लंबाई जो है चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है दोस्तों? 4 मीटर अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, लंबाई को आप x मान लिए, चौड़ाई को आप क्या मान लिए? बाई मान लिए, ठीक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई जो है चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर देखना है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई बाई था, हमारा लंबाई x था, तो इससे कितना मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो आप ये बाई मत मानो, यहाँ पर आप क्या मान लो? x ही मान लो। और इससे 4 मीटर अधिक है तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4। कितना हो जाएगा दोस्तों? x प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब ये हमारा कौची में आएगा? मीटर में। ये भी हमारा मीटर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा था? एक आयताकार है बाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इससे अधिक है तो दोनों को x ही मानना पड़ेगा। चौड़ाई को x मान लिए, लंबाई इससे 4 मीटर अधिक है तो इसी का अधिक है तो x प्लस कितना हो गया? 4। अब यहाँ पर क्या कहता है? अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। आप पढ़े हो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 2 इंटू लंबाई अपनस में चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई अपनस में क्या होता है? चौड़ाई। लेकिन यहाँ कौन परिमाप कह रहा है दोस्तों? अर्ध परिमाप। तो अगर अर्ध परिमाप हम लोग निकालते हैं, अर्ध परिमाप जब अगर हम लोग निकालते हैं तो अर्ध परिमाप मतलब कि परिमाप का आधा, उसमें 1/2 से गुना करना पड़ेगा या बटा 2 लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हो जाएगा लंबाई और प्लस चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई प्लस क्या हो जाएगा? चौड़ाई। और अर्ध परिमाप दिया गया है ओनली फॉर 36, तो 36 लिखिए, 2 से 2 खत्म। यहाँ लंबाई और प्लस कितना हो जाएगा? चौड़ाई। और लंबाई और चौड़ाई आप लोग माने हुए हैं दोस्तों। लंबाई कितना माने हम लोग? x प्लस 4। और चौड़ाई जो है हमारा कितना है? ओनली फॉर x। तो यहाँ हो जाएगा 36 बराबर x कितना है? 2x और प्लस में 4, प्लस 4 है, इधर ले आइए तो ये हो जाएगा -4 बराबर 2x। और 2x बराबर जब आप 36 में से 4 घटा देते हैं तो हमारे पास 32 बच जाता है। और हम इसको काटेंगे तो 16 दूना 32, x का मान कितना आ गया? 16 आ गया। पूछा क्या कि इसकी विमाएं ज्ञात करें। विमाएं का मतलब लंबाई आपको निकालना है और चौड़ाई निकालना है। लंबाई को हम लोग क्या माने थे? x प्लस 4 माने थे। x प्लस कितना माने थे? 4। x का मान 16 हो गया। x का मान 16 हो गया, उसमें 4 जोड़ दीजिए, 16 4 20 मीटर हमारा लंबाई हो गया। और चौड़ाई का जब बात करेंगे, हमारा तो चौड़ाई हम लोग x मीटर माने थे, तो x हो गया और x का मान हमारा कितना हो गया? 16 मीटर हो गया। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पर क्या करना था, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से, तो चौड़ाई को x और लंबाई को x प्लस 4 मान दिए। अर्ध परिमाप याद रखेंगे, आयत का परिमाप आप पढ़े होंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप जो होता है परिमाप का आधा होता है, 2 से 2 कट गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप 36 देर था, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई हमारा x प्लस 4, चौड़ाई x 2x प्लस 4, यहाँ प्लस 4 इधर आया -4, 36 में से 4 गया, कितना बचेगा? 32। 2x बराबर 32 हो गया, x का मान काट करके कितना हो गया? 16। लंबाई x प्लस 4 था, 16 में 4 जोड़ दीजिए, 20 मीटर। और चौड़ाई हमारा कितना मीटर? 16 मीटर। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा हल हो चुका। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा कौन सा प्रश्न है? 4th नंबर प्रश्न है। इसको देखिए आप इस प्रकार से बनाते हो। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रैखिक समीकरण युग्मों को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्गीकरण विधि, ये मैट्रिक में जो है ना, ये आपका जो 3 विधि पूछा जाता है, प्रतिस्थापन, वर्गीकरण और विलोपन। एक नॉर्मल भी होता है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? x प्लस वाई बराबर अगर 14 लिखते हैं,
x माइनस वाई बराबर आपका 4 है, ठीक है। तो प्लस माइनस डायरेक्ट कट जाता है यहाँ पर, ठीक है। x का x हो जाता है 2x, 14 4 कितना हो जाता है 18, 2 से काटिए, 2 9 18 हो गया, x का मान कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। यही 9 को यहाँ पुट कर दीजिए और प्लस 9 है उधर ढकेल दीजिए, कितना होगा माइनस 2, तो y बराबर 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा 5। तो यहाँ पर डायरेक्ट x का मान कितना 9, y का मान 5 आ जाएगा। तो ये नॉर्मल विधि है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 विधि का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए हम आपको बारी से बारी बताते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि क्या करता है, कौन सा विधि आपको बता रहे हैं दोस्तों, विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि देखिए किस प्रकार से आपका बनता है, विलोपन विधि, ठीक है। अब ये बढ़िया से कॉन्सेप्ट आप सभी का समझते चलिए। अब देखिए विलोपन विधि में क्या है दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा जो है x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है, ये, और दूसरा x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे एक बात कि ये तो चलो प्लस माइनस आप काट देते हो, अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहा 2x प्लस 3y बराबर 6 और 3x प्लस 15y बराबर 10, तो बताइए आप किस प्रकार से करोगे। ना इसमें प्लस माइनस काम करेगा, ना आप किसी को काट सकते हो, ना कोई सेम अंक है। तो ये सब विधि जब ऐसा रहा, क्वेश्चन इक्वेशन ऐसा रहा और इसको बनाना पड़े, तो आप लोग इसका पैर पकड़ना ओनली फॉर किसका, विलोपन विधि का, तो इसका विलोपन विधि का पकड़ना तो बन जाएगा। विलोपन विधि यही सब क्वेश्चन के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान है। तो उसको किस प्रकार से बनाएंगे देखिए। आप बताओ कि आपको बराबर किसको करना है। आप y को भी बराबर कर सकते हो, x को भी बराबर कर सकते हो। y को बराबर करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आगे कितना छिपा हुआ है, एक, इसके आगे कितना छिपा हुआ है, एक ऊपर गुना होगा, एक नीचे गुना होगा। जो अंक नीचे वाला संख्या का होगा वो ऊपर गुना होगा, जो ऊपर वाला का होगा नीचे होगा। तो इसमें हम लोग 1 से गुना और नीचे भी हमारा कितना हो जाएगा 1 से गुना, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग, ऊपर हमारा 1 से गुना, नीचे भी हमारा 1 से गुना। एक को आप x वर्ग पढ़ो तो x हो गया प्लस y हो गया बराबर 14 हो गया, वही सेम टू सेम उतर जाएगा। x माइनस y बराबर हमारा 4 हो गया। अब यहाँ बताइए प्लस है माइनस है, काट दीजिए, चिन्ह को चेंज कर दीजिए। प्लस है तो ये माइनस होगा, माइनस है तो ये प्लस होगा, और ये प्लस है तो माइनस होगा। ये से ये हमारा कट गया। यहाँ बताओ, सॉरी ये से ये नहीं कटेगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर हमारा 14 और यहाँ x माइनस वाई बराबर कौन सा, तो आपका x माइनस वाई बराबर कितना 4 हो गया, ठीक है। अब इसको हमको सेट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये से ये कट जाएगा, x से x कटेगा तो y और y कितना y 2y हो गया। यहाँ पर बताइए 14 में से 4 गया कितना बचेगा 10, 2 से काटिए कितना बार में 10 कटेगा 5 बार में। y का मान हमारा कितना हो गया 5, और जो विलोपन विधि से मान निकलेगा वही मान हमारा ब्रजगुणन से भी बनेगा, वही हमारा प्रतिस्थापन से भी बनेगा, ठीक है। अब y का मान जो है आप समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रख दो, किसी में रख दो आंसर सेम ही आएगा। समीकरण 1 में हम रख देते हैं y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर हमारा है 14, ठीक है। तो यहाँ पर y का मान 5 आया है तो x प्लस 5 बराबर हो गया 14, तो x बराबर हो गया 14 प्लस 5, उधर गया माइनस 5, x बराबर कितना हो गया 9, जैसा कि हम पहले ला चुके थे। x का मान 5 और y का मान 9। ये कौन सा विधि है, विलोपन विधि। विलोपन विधि का इस्तेमाल तब करिए जब x और y बराबर नहीं हो। आप किसी को बराबर करना चाहते हो तो नीचे वाला जो y का मान होगा ऊपर गुना करना, जो ऊपर वाला होगा नीचे का गुना करना। अगर x बराबर हो तो नीचे वाला का ऊपर गुना करना, ऊपर वाला का नीचे गुना करना, और फिर गुना करके इक्वेशन बनाना। फिर उसके बाद आप प्लस माइनस करके उसको आराम से x और y का मान निकाल सकते हो। अब हमारा जो है ये विलोपन विधि तो हो गया। अब यही क्वेश्चन का अगर हमको बनाना हो प्रतिस्थापन विधि, कौन सा विधि दोस्तों, प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन भी पढ़ा चुके हम, वो प्रतिस्थापन विधि से ही क्या बनता है, ओनली फॉर ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन तो यही रहेगा, x प्लस वाई बराबर 14, फिर x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अगर प्रतिस्थापन से बनाना हो ना तो फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक एक करके समीकरण लेना पड़ेगा। तो आप पहले चलोगे समीकरण 1 से, समीकरण किससे 1 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। इसमें आप निकाल दो x का मान, x बराबर 14 प्लस वाई उधर गया माइनस वाई, ये 1 2, ये हो गया हमारा समीकरण 3, 1 2 के बाद समीकरण 3 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में, जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, x का जो मान आया है पूरा का पूरा उठा के आप इस पे x की जगह रख दीजिए, यानी 14 माइनस वाई, और यहाँ माइनस वाई पहले से है बराबर 4, 14 माइनस माइनस प्लस, तो वाई बाई कै बाई 2 बाई बराबर हो गया कितना 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस 2 बाई बराबर 4 हो गया, प्लस 14 उधर गया माइनस 14 हो गया, तो माइनस 2 बाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 14 जाएगा माइनस
10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको माइनस से माइनस काटिए, बाई का मान कितना आ जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, बाई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको बाई का मान 5 हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 3 में भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, क्योंकि 3 इक्वेशन हो चुका, तो हम लोग रख देते हैं सबसे आसान रहेगा समीकरण 3 में। समीकरण 3 में किसका मान, बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 14 माइनस बाई, x बराबर 14 माइनस बाई, तो 14 हो गया माइनस बाई का मान 5 हो गया, तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9। जो हमारा विलोपन में आया था आंसर, वही हमारा कौन सा, प्रतिस्थापन में आया। तो आप इसी प्रकार से क्या कर सकते हो, बना सकते हो यहाँ तक कोई भी। अब देखिए बच्चों, इसको हम लोग बड़ज गुणन विधि से हल करेंगे। तो बड़ज गुणन विधि बनाने के लिए आप लोगों को देखिए एक फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो है ये मैं आपको नोट कर देता हूं। x प्लस बाई बराबर आपका कितना है 14, ठीक है। x माइनस बाई बराबर कितना है आपका 4। बड़ज गुणन विधि जब भी आपको बनाना हो तो इसमें से सबसे पहले आप क्या करो, इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसको आप लोग x प्लस बाई बराबर जो 14 है इसको 75 करना पड़ेगा। तो बराबर 14 है, इसके आगे किस चीज का साइन छिपा हुआ रहता है दोस्तों, प्लस का। तो प्लस वाला संख्या जब बराबर की इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस में। तो माइनस 14 बराबर हो गया 0, कुछ नहीं बचा बराबर के बाद तो 0। x माइनस बाई बराबर कितना होगा आपका, ये 4 है, तो ये प्लस 4 है, जब इधर आएगा तो कौन सा 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। तो ये माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसका आप मान निकाल दो तो a1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका कितना गुणांक है, 1 है, तो 1 हो गया। b1 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और c1 का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। a2 का जो मान है दोस्तों ये हमारे पास 1 हो गया, और b2 का जो मान है हमारे पास कौन सा, -1 हो जाएगा। और जो c2 का मान है ये हमारे का -4 हो जाएगा। इतना तो आप लोग सीख गए, पहले बता चुके हैं आपको। अब यहाँ पर आप लोग को जो बृहस्पति विधि बनाना है ना दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा कि x और y का मान निकालना है तो पहले लिखना x फिर लिखना y, ठीक है, ये आपको करना है। और x y के बाद लिखना है 1 मतलब कोई अचर पद लेना है तो 1 देते हैं हम लोग फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला किस प्रकार से याद किया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। x है, यहाँ से अपने से आप BC लीजिए, जितना लिखेंगे उतने आपको घटाना है। BC लिख दिए, यहाँ सेकेंड पोजीशन पर CA लिखिए, और जितना लिखिए उतना ही आपको घटा देना है। AB लिखिए। ऐसे हम आपको ये फॉर्मूला याद करवा सकते हैं, लेकिन आप इसके अकॉर्डिंग याद रखेंगे, पहले x बाई 1 फिर BC CA और फिर उसके बाद AB, ठीक है। अब आपका एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, इसका कोड होता है 1221। ये क्या होता है, कोड होता है हमारा 1221 होता है, ठीक है ना। तो बस 1221 का पालन करना है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, 1221 हो गया। 1 2 2 1, 1221 1 2 2 1। तो ये कोड का इस्तेमाल करना है। ये कब इस्तेमाल करना है, जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस क्वेश्चन को आप बृहस्पति विधि से हल करिए। तो बृहस्पति विधि से हल करने के लिए ये कोड का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। पहले x y 1 कर दीजिए, ठीक है। x का मान निकालना है तो x रखना पड़ेगा, y का मान निकालना है y रखना पड़ेगा। अगर सपोज दैट आप सुन लीजिए कि अगर यहाँ पर p और q रखता तो हम x की जगह पे p लिखते और q रखते, बाकी जो नीचे का जो आपका है BC CA AB ये सब का सब सेम रहता, ठीक है। तो ये बृहस्पति विधि जब भी आपको बनाना हो तो यहाँ पर इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, और सभी में आपका क्या होगा, बराबर बराबर, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो जैसे कह रहा है ना उस प्रकार से आप क्या कर दीजिए, मान निकाल दीजिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए x है तो क्या होगा, x होगा, ठीक है। x है तो क्या होगा, x होगा। और फिर उसके बाद बटा है, बटा दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बटा है, बटा दे दीजिए। b1 का है तो b1 का मान देखिए कितना है आपका, -1 है, तो इसको हम लोग -1 रखेंगे, ठीक है। -1 रखेंगे, -1, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो मल्टीप्लाई देना है। c2 का मान हमारे पास -4 आ जाएगा, फिर माइनस है, माइनस दे दीजिए। b2 का मान हमारा कितना है, -1 हो जाएगा, इसको कोष्ठ में रखना है। बस आपको मान पुट करना है, कुछ नहीं करना है। c1 का मान -14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल x का वैल्यू निकल गया। अभी निकला नहीं, इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। बस इसको सेट कर रहे हैं हम लोग। बाई हो गया, c1 का मान देखिए कितना है, तो -14 है। फिर a2 का मान देखिए कितना है, तो a2 का मान 1 है, माइनस तो माइनस। c2 का मान देखिए तो c2 का मान -4 है, इसको कोष्ठ में रखेंगे। और फिर उसके बाद a1 का मान कितना है, तो 1 है, ठीक है। तो बस इसको सेट कर देना है। फिर उसके बाद बराबर देना है, 1 का मान निकालना है तो a1 b2, a1 का मान हमारे पास कितना है, 1 है, और b2 का मान हमारे पास -1 है। तो 1 गुना क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस देना है। a2 b1, a2 का मान कितना है, 1 है। कुछ नहीं हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, बस आपको जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के अनुसार आपको सजा देना है। b1 का मान कितना है, 1 है, बस इसको आप सेट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए x है तो x देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, -1 को -4 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर के कितना हो जाएगा, 4। यहाँ बताइए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 1 को 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
14 ही हो जाएगा, ठीक है। तो -14 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बताइए आप लोग बाई है तो बाई -14 को 1 से गुना करेंगे -14 होगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे बताइए तो 1 को -1 से करेंगे तो -1 ही होगा, ठीक है। 1 को -1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर -1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों आप लोग को, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड है, आप इसको बस कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। x है तो x दीजिए, उसके बाद देखिए 4 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, -10 बचेगा, ठीक है। फिर बराबर है, बराबर देना है आप लोग को। बाई है तो बाई लिखिए, और फिर 14 यहाँ पर 14 में से 4 जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 14 में से 4 जाएगा, माइनस का 10 ही बचेगा। माइनस का कितना बचेगा दोस्तों, 10 ही बचेगा। यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 4 में से 14, 14 में से 4 गया तो यहाँ पर -10 ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोग को, यहाँ पर देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन मिसप्रिंटिंग तो नहीं है, कैलकुलेशन यही क्वेश्चन था ना। यहाँ पर A1 B1 और फिर उसके बाद C1 -14 हो गया, A2 B1 C2, ठीक है। यहाँ पर BC CA AB हो गया, B1 C2 तो B1 हो गया और C2 हो गया, B1 C2 हो गया, 1 गुना -4 हो गया। सॉरी B1 का मान 1 है ना दोस्तों, B1 का मान जो है यहाँ पर 1 है और हम लोग ले लिए कितना, -1। तो B1 का मान हमारे पास कितना है, 1 है, 1 हो गया, और 1 गुना में कितना हो गया, -4 हो गया। फिर B1 जहां पर है वहां पर हमको 1 करना पड़ेगा, B1 का मान 1, यहाँ पर 1 कर लिए, ये ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 1 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा यहाँ पर। और बाकी कैलकुलेशन सबका सब ठीक है, ठीक है। x बटा कितना हो जाएगा, 4 और 14 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -18, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। यहाँ पर बाई 14 में से 4 गया, 10, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो जाए तब आप लोग को लिखना पड़ेगा क्या करने पर, तुलना करने पर। जब भी ऐसा हो तो फिर उसके बाद आप लोग तुलना करिए, तुलना करने पर, तुलना करने पर। तुलना किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, तो x वाला प्रजाति जो है इसको भी हम लोग एक ही से तुलना करेंगे, और जो y वाला प्रजाति है इसको भी हम लोग एक ही से तुलना करेंगे। तो यही तुलना का नियम है। इसको भी आप क्या करेंगे, दोनों को हम अच्छे से बंटवारा कर देते हैं। देखिए किस प्रकार से, x बटा हो गया -18, ठीक है, बराबर 1 बटा हो गया आपका -2। फिर इसके बंटवारा कर दिया y के साथ हम लोग -10, और फिर उसके बाद 1/-2, ठीक है। अब यहाँ पर करिए तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, x को 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 18 को 1 से गुना करेंगे 18, 2 × 18 कट जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, 9। जिस प्रकार से हमारा पीछे आया था विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से, इसमें भी माइनस माइनस कट जाएगा, y को 2 से गुना करेंगे 2y हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा। 2 से काटिए, कितना बार में 10 हो जाएगा, 5 बार में, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। इस प्रकार से हमारा विलोपन और प्रतिस्थापन, जिस प्रकार से आपका आंसर आया था वही आंसर हमारा ब्रजगुणन से भी मिलेगा। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का क्यों ना हो दोस्तों, अगर आपको विधि लगाना है, अगर तीनों विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये आपका फंडा जो है ये ब्रजगुणन विधि का है, विलोपन और प्रतिस्थापन आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, करना इसमें कुछ नहीं है, बराबर के बाद जो संख्याएं रहेगी इधर पक्षांतर करेंगे उसका, फिर इसमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान निकाल लेंगे। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला पे आप ये विशेष ध्यान दीजिए, ये ब्रजगुणन का फॉर्मूला है, ठीक है। इस पर आप ध्यान देंगे, इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस सेट करते चलिए, जब सेट हो जाते हैं x का तुलना अचर पद से, y का भी तुलना अचर पद से, फिर उसके बाद कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारा 5वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, टाइम कम है, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण युग्म को आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अब प्रतिस्थापन विधि आप लोग को पढ़ा चुके हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है बताइए, s माइनस जो है ये t बराबर हमारे पास कितना है, 3, ये समीकरण 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद s/3 प्लस t/2 बराबर 2 है, ये समीकरण आपका 2 है, सही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले आप अगर समीकरण से बना रहे हैं वो भी प्रतिस्थापन से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोग को समीकरण 1 से, समीकरण किससे, 1 से। समीकरण 1 क्या है, s माइनस t बराबर 3, तो s बराबर अगर निकालेंगे तो 3 माइनस t का है तो उधर हो जाएगा कौन सा, t प्लस 3, और ये हमारा 1 2 के बाद हो जाएगा, समीकरण 1 2 के बाद हमारे पास 3 हो जाएगा। हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। अब हम इस समीकरण 3 को, यानी समीकरण जो हम 1 से चले थे वही समीकरण 2 में अब पुट करेंगे वैल्यू। समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, तो जो s आया है s का मान रखने पर, s का मान क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, s/3 प्लस
t/2 बराबर 2। आप चाहोगे तो इसका भिन्न का जोड़ कर सकते हो, एलसीएम कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप s का मान रख दो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। s का मान कितना हमारा आया बताइए? s का मान जो आया है हमारा 3 + t है। तो बस यहाँ पर जहाँ s है वहां पर 3 + t को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर s के जगह पर आप क्या पुट करो? 3 + t, और बटा में कितना 3 हो गया प्लस t/2 हो गया, बराबर में 2 हो गया। 3 और 2 कैल्सियम कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। 3 दूना 6 कटा, ऊपर गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया, 2 को 3 से गुना करेंगे 2 तिया 6, और प्लस 2 को t से गुना करेंगे 2t हो जाएगा। ठीक है, 3 से भागा आप लगाए 6 में, तो 3 दूना 6 हो गया, 2 बार में 2 को 3 से गुना किया 2 तिया 6, 2 को t से तो 2t, 2 तिया कितना हो गया 6, और 3 को t से गुना करेंगे तो 3t हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पर क्या होगा? 6 है तो 6 लिखेंगे प्लस 2t और 3t कितना हो जाएगा? 5t हो जाएगा, बराबर 6 दूना का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर 5t बराबर कितना हो जाएगा? 5t बराबर हमारा 12 हो गया। ये प्लस 6 है, उधर गया तो कौन 6 बनेगा? -6। तो 5t बराबर हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, t का मान जो निकलेगा ये 6 बटा कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। कितना निकलेगा दोस्तों? 6 बटा 5 निकलेगा। देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण 1 से हम लोग चले, s - t बराबर 3 था, तो s बराबर क्या हो जाएगा? 3 + t। इसको समीकरण 3 कर दीजिए। समीकरण 2 में s का मान रख दीजिए। s का मान हमारा 3 + t है, 3 + t बटा 3 और प्लस t बटा 2 बटा 2। अब यहाँ 3 2 कैल्सियम 6 हो गया, 3 दूना 6, 2 को 3 से 2 तिया 6 और 2 को t से 2t, 2 तिया 6, ये 3t, 3 2 मिलकर 5t हो गया, प्लस 6 हो गया, 6 दूना 12, फिर उसके बाद 5t बराबर कितना हो जाएगा? 12 में से जाएगा 6 तो 6 बचेगा। t का मान हमारा 6 आ चुका। अब हम लोग इसी में मान रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसी में मान रख देते हैं। टी का मान हमारा 6 बटा कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब यही टी का मान आप समीकरण 3 में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी आप लिख सकते हैं समीकरण 3 में किसका मान रखने पर? टी का मान रखने पर। टी का मान क्या करने पर? रखने पर। अब आपका समीकरण 3 क्या है दोस्तों? तो समीकरण 3 हमारे पास आ चुका है, s बराबर 3 + t। s बराबर 3 प्लस कितना है? t। तो 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस t का मान कितना है? 6 बटा 5, तो 6 बटा 5 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न का जोड़ कर दीजिए, 5 से कम 5 हो गया, 5 या 15 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 15 6 21 और बटा में 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो वहां पर 2 के जगह पर कितना? 6 होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कैलकुलेशन बता दिया गया है। कैलकुलेशन जिस प्रकार से किया जाता है बस उसी प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन का करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर कोई संख्या बटा के रूप में रहे तो आप उसको 2 तरीका से कर सकते हैं। चाहे आप उसी प्रकार से रखो, ठीक है, उसके बाद उसी में वैल्यू पुट कर दो, या आपको क्या करना पड़ेगा? भिन्न का जोड़ कर करके उसको आप समीकरण के रूप में तय कर लो, फिर उसके बाद बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारा 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये देखना है आप लोग को। कहता है समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। मतलब अब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आप इसमें ना तो भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, ना घटाव कर सकते हैं, यानी भिन्न का जोड़ वगैरह इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? 1/2x जो है और 1 बटा कितना है? 3y। जब भी ऐसा प्रश्न रहे, ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न रहे दोस्तों तो क्या करना है? 1/3x और प्लस 1 बटा कितना है? 2y बराबर 13 बटा कितना है? 6। यही है ना, 13 बटा कितना है दोस्तों? 6 है, 13/6। आप एक काम कर सकते हो इसमें, अगर आप ऐसा देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो देखो कि ऊपर नीचे कुछ कॉमन होगा। अगर हम देखें ऊपर नीचे कुछ कॉमन आपको दिखेगा, 1/x है यहाँ पर, तो नीचे भी 1/x है, 1/y है, ठीक है, तो नीचे भी 1/y है। जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो आप इसको छोटा करने के लिए कुछ मान लो। हम मान लेते हैं 1/x बराबर हो गया p, ठीक है, और फिर उसके बाद 1/y बराबर मान लेते हैं q। ये आसान होगा। अब 1/x बराबर p मान लेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? p/2 लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1/y को अगर q मान लेंगे तो q बटा कितना हो जाएगा? 3। ये इसलिए किए कि कैलकुलेशन हो जाए। 2 3 कैल्सियम बताइए, 6 हो जाएगा, 2 से भागा दीजिए, 6 में कितना बार में 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3p, अब प्लस 3 को भागा दीजिए 6 से तो 2q हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? 2/1। अब यहाँ पर बताइए 3p 2q तो होगा नहीं बाबू, तो 3p प्लस कितना 2q बराबर 6 दूना 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से इसको भी करना है। यहाँ कितना हो जाएगा? 1/x को p माने हैं, यानी p बटा में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? q/2 हो जाएगा बराबर 13/6 हो जाएगा। 3 2 कैल्सियम बताइए 6 होगा, 3 दूना 6 यानी क्या p हो जाएगा? 2p हो जाएगा, 2 तिया 6 यानी कितना हो जाएगा? 3q बराबर 13/6 हो गया। आप चाहेंगे तो बराबर में आप ऐसे काट सकते हो, यानी हमारा जो समीकरण 2 निकलेगा ये कितना निकलेगा? 2p और प्लस 3q और बराबर कितना? 13। ये समीकरण कितना? 1 और समीकरण 2। अब आप बिल्कुल हल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिखना है समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं
2 से। जैसे आप बनाते हो वैसे ही बनाना है। समीकरण 1 क्या है, तो 3p और प्लस में कितना है 2q बराबर 12 है, और यहाँ पे क्या है 2p प्लस 3q बराबर कितना है 13 है। अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 क्या इसमें कटेगा प्लस माइनस लगा करके? नहीं होगा। तो हमको कौन सा विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा? विलोपन विधि। आप बताओ किसको बराबर करना है? q को बराबर करना है, तो q का जो नीचे वाला पोर्शन है ऊपर गुना करना है, जो q का ऊपर वाला है वो नीचे गुना करना है। गुना कर दीजिए सभी में, तो 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा 9p, और 3 दूना 6q हो जाएगा बराबर 3 को 12 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा। 2 से करिए, 2 दूना 4p हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6q हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 13 दूना 26। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोग को दोस्तों, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये आपका कट गया क्योंकि q को बराबर किए तो q कट जाएगा। 9p में से 4p जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? 9p में से अगर 4p जाएगा तो ये बचेगा कितना 5p बचेगा। चलिए यहाँ कर देते हैं जगह बचाने के लिए, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 5p बचेगा, और फिर उसके बाद ये 5p और 36 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? 10 बचेगा। तो हमारा जो p का मान वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ है, हमको q का भी मान चाहिए, तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हो। चलो हम रख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान? p का मान रखने पर, p का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है दोस्तों? तो 3p 2q 12, यानी है यहाँ पे 3p और प्लस में 2q और बराबर में 12, तो 3 है तो 3, p का मान कितना हो जाएगा 2 और प्लस 2q और बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2q बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 दूना 6 और प्लस 2q बराबर कितना हो जाएगा 12, तो 2q बराबर कितना हो जाएगा 12, प्लस 6 इधर गया माइनस 6 हो जाएगा। 2q बराबर हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, 2 को काटिए कितना बार में 3 बार में, q का मान जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। q का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप p और q का मान निकाल लिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये नहीं सोचिए दोस्तों कि आपका आंसर वही होगा, नहीं, वो आंसर नहीं होगा। आपको चाहिए किसका मान? x का मान और y का मान, और हम लोग x और y को किस में बदल दिए? p और q में। तो हमको इसको चेंज करने के लिए हमको x और y में करना है, तो हम जो माने हैं ना ये क्वेश्चन को उठा करके हल करना है। तो 1/x बराबर क्या था? p था, 1/x बराबर p। तो यहाँ पर देखिए 1/x उसी रहेगा। p का मान हमारा कितना आया 2 आया, तो बस यहाँ पर 2/1 आप रखिए और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? x को 2 से गुना करेंगे 2x बराबर 1, तो x का मान जो होगा हमारे 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा x का मान, क्योंकि हमको x का वैल्यू चाहिए ना, तो ये ध्यान देना है। अब हमको y का भी मान चाहिए, तो यहाँ पर 1/y बराबर क्या था? q था, तो 1/y बराबर q का मान हमारा कितना आया 3/1 कर दीजिए। तो यहाँ से बताइए तिरछा तिरछी गुना, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 1, तो y का मान 1 कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से आप x का मान कितना? x का मान हमारा 1/2 और y का मान 1/3, यानी x का जो मान होगा 1 कितना होगा 2 होगा x का मान, और y का जो मान होगा 1/3 होगा, और यही राइट आंसर होगा, यही राइट क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जब आपको एलसीएम वगैरह निकालने में दिक्कत हो, कैलकुलेशन करना हो, तब आप डायरेक्ट छोटा करने के लिए आप किसी को 1/x देखना कि अगर दोनों में सेम है तो उसको कुछ मान लो, p मान लो, q मान लो, r मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर दिए। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी काफी मजेदार प्रश्न है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना है आप लोग को, इसमें आप लोग को देखिए क्या करना है। कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ संख्या मानना पड़ेगा, दो संख्याओं का अंतर। तो अगर हम मान लेते हैं कि माना कि पहली जो संख्या होगा, माना कि पहली संख्या जो होगा हमारा वो x मान लेते हैं, और दूसरी संख्या जो होगा ये हमारा y मान लेते हैं। पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या मान लिए? y मान लिए। कहता है दो संख्याओं का अंतर कितना है दोस्तों? 26 है। तो यही दोनों संख्या माने ना, और यही दोनों का अंतर कर लेते हैं। तो ये दोनों का अंतर मतलब क्या होता है? बीच में माइनस का चिन्ह। दोनों संख्या का अंतर कितना है? 26। तो ये हमारा समीकरण हो गया 1, x माइनस y बराबर 26, समीकरण कितना हो गया? 1 हो गया। अब आगे हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं क्वेश्चन। और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो एक संख्या जो x है वो दूसरी संख्या y जो है उसका कै गुना है? 3 गुना। तो x जो है y का 3 गुना है, तो ये x जो हो गया y का कै गुना हो गया? 3 गुना हो गया। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ पर बताइए, आप ये भी कर सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया? 3y। तो आप x है प्लस 3y, इधर आएगा माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 2, उससे भी हल कर सकते हैं। तो आपको आसान लगेगा कि x का मान तो 3y है, ये है, तो जहां पर x है वहां पर आप पुट कर दीजिए। तो x के जगह पर कहां पुट कर देंगे? x के जगह पर यहाँ पर कितना रख सकते हैं? 3y। x के जगह कितना रख सकते हैं? 3y। तो x के जगह 3y रख दिए, और माइनस y बराबर कितना हो गया? 26। बराबर कितना हो गया दोस्तों? 26। x के जगह पूरा 3y रख दिया गया है, ठीक है। 3y में से y जाएगा तो कितना बचेगा? 2y बराबर 26 हो जाएगा। 2 से काटिए, कितना बार में? 13 बार में कट जाएगा। y का मान जो आ जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा।
अब बाई का मान जो है आप समीकरण 1 में या इसको मान लो समीकरण 2, तो चाहे आप समीकरण 2 में रख दो, तो बाई का मान हम रख देते हैं, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा, x बराबर 3y, तो यहाँ पर x जो है औसे ही रहेगा, 3 है तो 3, बाई का मान कितना होगा 13, बाई का मान कितना होगा 13, तो x बराबर हो जाएगा 13 या 39, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आप देखिए क्या ये सेट कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्या का अंतर कितना है दोस्तों 26 है, 39 में से 13 को घटा दीजिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, अंतर कितना हो गया 26 हो गया। तथा एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, जो हमारा पहला संख्या है क्या इसका 3 गुना है, बिल्कुल है, 13 या 39, आपका ये बिल्कुल क्या होगा सटीक हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से इस प्रश्न को आप सोल्व कर दिए। तो ऐसा जब प्रश्न रहे तो आपको मानना कि बहुत जरूरी है दोस्तों हिंदी का प्रश्न करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा देखिए कितना है, 8वां नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये। यदि किसी भिन्न के अंश, आपको सटीक से बताते हैं कि अगर कोई भी भिन्न का क्वेश्चन आ जाए, अगर कोई भी भिन्न का क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो आपको सबसे पहले भिन्न में क्या होता है बताओ, अंश होता है और हर होता है, अंश होता है और क्या होता है हर होता है। तो आप मान लो कि माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, जब भी भिन्न का क्वेश्चन हो तो ये करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर क्या मान लिए x मान लिए, और हर बराबर कितना मान लिए हम लोग y मान लिए। माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। भिन्न का फॉर्मूला बताइए आप लोग क्या होता है, भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है, अंश बटा हर होता है, अंश बटा कितना होता है हर। अंश को हम लोग क्या माने हैं x माने, हर को क्या माने हैं y। तो जितना भी कैलकुलेशन होगा ना सब x अपॉन y में होगा, कितना में होगा x अपॉन y में होगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन कहता है उस प्रकार से हम लोग को काम करना है। कहता क्या है देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब वो कह रहा है कि अंश में भी 2 जोड़ दीजिए, हर में भी 2 जोड़ दीजिए, और अंश कहता है किसको है, ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर। तो हम लोग क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं, चलिए अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। कहता है कि जब आप 2 जोड़ देते हैं अंश और हर दोनों में, तो हमारा 9/11 हो जाता है, जो उसका वैल्यू होता है वो 9/11 हो जाता है। तो सबसे पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 11 को x से गुना करिए, 11x हो गया, 11 दूना 22 हो गया, 9 को आप 22 से गुना करें तो यहाँ 9y हो गया, 9 दूना 18 हो गया, सही है। 11x हो गया प्लस 9y, इधर ले आइए माइनस 9y, x और y को साथ में रखिए, इधर 18 है तो 18 प्लस 22 उधर गया माइनस 22। तो हमारा राइट आंसर 11x माइनस 9y, 18 में से 22 घटाइए -4, और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। तो इतना आपको करना पड़ेगा। अब हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं। इसमें देखिए आंसर हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो गया, बिल्कुल। 11 को x से गुना किए, 11x, 11 दूना 22, 9y और 9 दूना 18, 11x माइनस 9y 18 है, प्लस 22 उधर घटा दीजिए, -22 -4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि अंश और हर दोनों में अभी कितना जोड़ रहा है बताइए, 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 होता है। तो अंश तो हमारा सेम टू सेम है, अंश हमारा जो है वो सेम टू सेम है, अंश हमारा x है और हर हमारा y है। अब उसमें क्या जोड़ रहा है बताइए, 3 जोड़ रहा है। अंश और हर में कितना जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है। तो इसमें हम लोग 3 जोड़ देते हैं, फिर इसमें भी 3 जोड़ देते हैं, तो हमारा कितना हो जाता है 5/6। वही कैलकुलेशन करना है, 6 को x से गुना करिए, 6x और प्लस 6 18 हो जाएगा, 5 को 22 से तो 5y और प्लस 5 दिया 15 हो जाएगा। 6x हो गया प्लस 5y, इधर आया -5y बराबर हो गया 15, प्लस 18 उधर गया -18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 6x और माइनस कितना 5y बराबर 15 में से 18 गया -3, समीकरण 2। समीकरण कितना हो गया दोस्तों 2। अब आप कर सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या है दोस्तों हमारा, समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस 5y और बराबर कौन सा 3 -3, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या ये विलोपन विधि से बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बताइए बराबर किसको करना है, तो चलिए हम बराबर कर देते हैं y को, नीचे वाला 5 ऊपर गुना, ऊपर वाला 9 नीचे गुना, ऊपर वाला 9 कितना हो जाएगा नीचे गुना हो जाएगा, 5 से पूरा में गुना कर दिया, 11 × 5 = 55x हो गया, और 5 नंबर कितना हो गया 45 हो गया, 5 नंबर कितना हो गया दोस्तों 45y, और 5 चौक कितना हो गया 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 9 को 6 से गुना करिए, 9 × 6 = 54x हो गया, और 9 × 5 कितना हो गया 45y, और बराबर 9 × 3 कितना हो गया 27 हो गया, सही है। अब यहाँ पर आप लोग को साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस, ये कट गया आपका। 55 में से 54 जाएगा, x बचेगा बराबर कितना 20 में से 27 घटाइए तो कौन सा 7, माइनस प्लस माइनस, 27 में से 20 जाएगा 7 ही बचेगा। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, x का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना 7 आ गया दोस्तों, कितना आ गया 7 आ गया। अब हमको y का मान चाहिए, तो आप लिख दीजिए समीकरण 1 में x का मान
रखने पर समीकरण एक क्या है हमारा, देखिए समीकरण एक क्या है हमारा, 11x माइनस 9y बराबर -4। अब 11x तो 11 है, तो 11x का मान कितना रखेंगे हम लोग, 7 रखेंगे, -9y बराबर -4 होगा। 11 7 77 हो गया, -9y बराबर -4 होगा। अब यहाँ पर कितना होगा 77, प्लस 77 उधर जाएगा -77 हो जाएगा, तो -9y बराबर -4 तो है ही, प्लस 77 उधर गया -77, यहाँ -9y बराबर 77 और माइनस माइनस प्लस 77 4 जोड़ दीजिए, 80 77 78 79 80 81, कौन सा 81, -81, माइनस से माइनस कर जाएगा, 9 9 81 कर जाएगा, y का मान कितना हो गया 9 हो गया। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमको पूछा क्या, भिन्न ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए बताइए, भिन्न को हम लोग अंश और हर के रूप में किया, और अंश हर कितना है, x अपॉन y है, तो x अपॉन y बराबर, यानी x का मान कितना आया 7 आया, और y का मान कितना आया 9 आया। ये हमारा जो होगा राइट आंसर होगा 7/9। तो जब भी भिन्न का कोई भी क्वेश्चन आवे तो सबसे पहले आप मान लो, माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, ठीक है, भिन्न बराबर अंश बटा हर x अपॉन y। फिर उसके बाद आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है ना, उस प्रकार से आप करते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, यदि हम अंश में एक जोड़ते, वही प्रश्न है, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन चलिए हम ही कर देते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक हटा दें, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि माना कि, वही सेम प्रोसेस है, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, भिन्न का फॉर्मूला लगाइए, भिन्न बराबर अंश बटा हर, भिन्न बराबर अंश बटा क्या हो जाएगा हर। अब आप काम करिए, अंश कितना है x है और हर कितना है y है। ठीक है, अब क्या कहता है समझिए कि x अपॉन y हो गया ना। अब यहाँ पर क्या कहता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, एक जोड़ दे और हर में एक क्या करें, घटा दे, तो भिन्न एक बदल जाता है, यानी अंश में आपको एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है, तो भिन्न एक में बदल जाता है, मतलब 1/1 में। तिरछा तिरछा गुना करिए तो x + 1 और बराबर y - 1, x प्लस y इधर आया माइनस y बराबर इधर -1, प्लस 1 उधर गया -1, x माइनस y बराबर -1 -2 हो गया, समीकरण कितना हो गया 1 हो गया, मिल गया हमारा। अब आगे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है कि घटा दे तो एक बदल जाता है, चलिए यहाँ तक बन गया। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाता है, मतलब ओनली फॉर किस में जोड़ा दिया जा रहा है, हर में। तो अंश से यहाँ कोई काम नहीं, हमको हर में जोड़ना है। तो क्या काम है, यहाँ देखिए, यहाँ पर x अपॉन y तो हमारे पास है ही, लेकिन अभी कह रहा है बाबू कि यदि हर में एक जोड़ दे, तो अंश से कोई काम नहीं, हर में सिर्फ एक जोड़ दीजिए, तो हमारा 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 को x से गुना करिए 2x, और y + 1 को 1 से करेंगे तो उतना ही होगा, y + 1, तो 2x बराबर प्लस y, इधर आया -y और बराबर 1, ये हो गया समीकरण 2 हो गया। समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप चल सकते हैं समीकरण 1 एवं, ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x माइनस y बराबर -2, और समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस y बराबर 1, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, इसको आप विलोपन विधि से भी नहीं बनाओगे तो चलेगा दोस्तों। ठीक है, क्यों चलेगा, देखिए यहाँ पर क्या आपको नहीं लग रहा है, दोनों सेम सेम, सिर्फ साइन को चेंज करना है। तो ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ये कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, x में से 2x जाएगा, यानी -x बचेगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का होगा, माइनस माइनस कट गया, x का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब इसको आप रख दीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस y बराबर -2, तो x के जगह पर आप रख दीजिए 3, यानी 3 माइनस y बराबर -2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -y बराबर -2, +3 उधर गया -3, तो y का मान -5 होगा। कौन y, -y, तो माइनस से माइनस काट दीजिए, y का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको अंश हर का काम है, तो अंश हर को हम लोग क्या माने थे बताइए, अंश हर को x अपॉन y माने थे। x का मान हमारा कितना आया बताइए, 3 आया, और y का मान 5 आया, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता चल गया ना दोस्तों कि आप भिन्न के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सोल्व करते हैं। जब भी भिन्न का क्वेश्चन आवे तो आप इसी प्रकार से सोल्व करिए, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न हमारा देखिए, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये।
इसमें देखिए जब भी उम्र का क्वेश्चन हो तो वही काम करना है, एक्स और वाई मानना है, कोई भारी चीज है नहीं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? कुछ नहीं करना है, जैकब का आयु है, ठीक है, और उसके पुत्र का आयु है, मतलब जैकब उसके पिता की है, पुत्र उसका बेटा हो गया। तो जैकब का उम्र तो ज्यादा ही होगा पुत्र की उम्र से, तो जब भी पिता पुत्र के रिश्ता आवे ना, तो आपको हम एक चीज नॉर्मल बताते हैं, ठीक है। पिता पुत्र का जब भी कोई क्वेश्चन आवे तो पुत्र वाला में जब भी आपको कहेगा ना कि पिता जो है पुत्र से 3 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, या 4 अधिक है, 5 अधिक है, तो हमेशा ऐसे प्रश्न में आप लोग जब भी गुना भागा जोड़ घटाव करना हो तो हमेशा छोटा वाला में ही करना है, यानी पुत्र वाला में ही करना है। बड़ा वाला में मतलब पिता वाला में आपको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले जैकब की आयु है, पुत्र की आयु है, तो आप लोग को मानना पड़ेगा, माना कि यहाँ तो ये चीज फेमस है दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन में, माना कि जैकब की आयु x बरस, क्या मान लेते हैं? x बरस मान लेते हैं, ठीक है। और पुत्र की आयु कितना मान लेते हैं? 22 बरस। कितना मान लिए दोस्तों? 22 बरस मान लिए पुत्र की आयु, ठीक है। क्या मान लिए? 22 बरस पुत्र की आयु। जैकब की आयु x बरस, पुत्र की आयु 22 वर्ष, ठीक है। अब कहता क्या है कि 5 वर्ष बाद, मतलब यहाँ कहानी हो रहा है 5 वर्ष बाद का, तो चलिए 5 वर्ष बाद हम चलते हैं। 5 वर्ष बाद अगर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप दिमाग लगाओ कि अगर हम 5 वर्ष बाद आगे बढ़ेंगे तो जैकब का उम्र में भी वृद्धि होगा, पिताजी हमारे बढ़ेंगे और हम भी बढ़ेंगे। ये थोड़ी है कि अगर हम 5 वर्ष बाद आगे चले गए तो हमारा उम्र बढ़ जाएगा, पिताजी का उम्र नहीं बढ़ेगा, या पिताजी का उम्र बढ़ जाएगा, हमारा उम्र नहीं बढ़ेगा। तो ये ध्यान देना है कि जब भी 5 वर्ष बाद आपको कहेगा, 3 वर्ष पहले कहेगा, तो आप अगर प्लस करोगे तो पिता में भी करना पड़ेगा, पुत्र में भी करना पड़ेगा। अगर आप 5 वर्ष बड़ा हो, प्लस जा रहे हो तो दोनों में, माइनस भी कर रहे हो तो दोनों में, ठीक है, दोनों में आपको बराबर ही करना पड़ेगा। यहाँ 5 वर्ष बाद का बात किया, तो 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा, ठीक है। और जो उसका पुत्र की आयु हो जाएगा वो भी 22 + 5, मतलब दोनों में 5 वृद्धि हो जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब क्या कहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कै गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो हम आपको क्या बताएं कि जब भी गुना भागा जोड़ घटाव करना हो पिता पुत्र का रिश्ता में, तो हमेशा छोटा में करना है। तो पिता में आपको कुछ नहीं करना, पिता को आप लोग x माने थे, उसके पुत्र में कहा क्या कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 इसमें गुना कर देना है। अब x प्लस कितना हो गया? 5 हो गया, 3 को 22 से गुना करिए, 3y और प्लस 3 बचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो x प्लस 3y, तो इधर आया माइनस 3y, इधर प्लस 15, तो प्लस 5 उधर गया माइनस 5, तो x माइनस जो होगा 3y बराबर 15 में से 5 गया 10, ये समीकरण 1 हो गया। हमारा यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग का पूरा अच्छे से बन चुका, ठीक है। अब हम लोग 5 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? पूर्व मतलब पहले जाइए आप लोग, तो यहाँ पर होगा 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व के चलेंगे तो अगर हम 5 वर्ष पीछे चलते हैं तो हमारे पिता की उम्र में भी कमी आएगा और पुत्र में भी कमी आएगा। तो ये x + 5 किए थे, तो अभी x - 5 करना है, और इधर भी आपका y - 5 करना है, ठीक है। y माइनस क्या करना है? 5 करना है, ठीक है। अब कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कै गुनी हो जाएगी? 7 गुनी। तो आपको गुना किस में करना है बताइए? गुना आपको हमेशा पुत्र वाला में करना है। तो x - 5 हो गया बराबर 7 को 22 से गुना करिए, 7y हो गया, और 7 25 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो x - 5 हो गया बराबर, ये दोबारा क्यों लिखते हैं? x हो गया प्लस 7y, इन्हें आइए तो माइनस 7y बराबर यहाँ -35, आइए -5 तो उधर गया कौन? 5 प्लस 5, तो x - 7y बराबर कौन सा? -30 हो जाएगा, माइनस प्लस -35 में से 5 जाएगा तो -30। ये हमारा समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं किससे? 2 से चलिए, समीकरण 1 एवं 2 से चलिए। तो समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे दोस्तों, तो हमारा समीकरण 1 क्या है बताइए? हमारा x माइनस कितना है? 3y, x - 3y बराबर कितना है? 10। समीकरण 2 कितना है? तो x - 7y बराबर कितना है? -30, -30 है, ये 1 है और ये 2 है। तो आप इसको विलोपन विधि से नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ साइन को बदलने की देर है दोस्तों, साइन बदलाएगा तो फिर उसके बाद बन जाएगा। ये प्लस है, माइनस कर दीजिए, माइनस है प्लस कर दीजिए, माइनस से प्लस कर दीजिए, ये आपका कट गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 में से 3 जाएगा तो 4y हो जाएगा बराबर 30 और 10 कितना मिलकर 40 हो जाएगा। तो 4 से 40 को काट दीजिए, कितना बार में? 10 बार में y का मान कितना हो गया? 10 हो गया। अब आप समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रखिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है? x -
3y बराबर 10, तो x का औसे ही रहेगा -3, y का मान 10 रखिए बराबर 10 हो गया, तो x माइनस 10 या 30 हो गया बराबर 10 हो गया, x बराबर कितना हो गया 10, -30 उधर गया +30 हो गया, तो यहाँ x बराबर कितना हो गया 40 बरस हो गया। कितना हो गया दोस्तों 40 बरस हो गया, y का मान 10 बरस हो गया। तो हम किसको x माने थे, किसको y माने थे, ये आप लोग को देखना है। तो हम लोग x माने थे जैकब की और y माने थे उसके पुत्र का। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः जैकब का उम्र जो है ये हमारा कितना आ गया, तो जैकब का उम्र 40 बरस, कितना बरस 40 बरस, ठीक है। और उसका पुत्र का उम्र जो होगा, पुत्र का जो उम्र होगा ये कितना हो जाएगा 10 बरस। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। जब भी पिता पुत्र का कोई भी क्वेश्चन आवे तो हमेशा x और y माना करिए। 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष पहले कुछ भी करना हो तो दोनों में समान कैलकुलेशन होगा। गुना भागा जब भी करना है तो छोटा में करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, वही काम करना है यहाँ भी। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। ये आप बिल्कुल बना सकते हैं 10, लेकिन ये 5 वर्ष पूर्व का है, ठीक है, कोई बात नहीं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, देखिए क्या है, बस वही काम करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व नूरी पहले आया और सोनू बाद में आया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि नूरी की आयु, माना कि नूरी की आयु x बरस, ठीक है। सोनू की आयु कितना हो जाएगा y बरस, ठीक है। नूरी की आयु x बरस, सोनू की आयु हो गया y बरस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो 5 वर्ष आप पहले चलेंगे तो 5 वर्ष पहले का मतलब आप समझते हैं कि 5 माइनस दोनों में करना है, मतलब x में भी आप -5 करेंगे और y में भी आप -5 करेंगे, ठीक है। अब कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो आपको हम बता चुके हैं कि गुना भागा जब भी करना हो तो छोटा वाला में, तो यहाँ पे आपका किस में गुना होगा, तो सोनू वाला में गुना हो जाएगा। x माइनस कितना हो गया 5 हो गया बराबर 3 को y से गुना करिए, 3y माइनस 3 5 15 हो गया। x माइनस कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। ये नहीं लिखते हैं x, ये +3y इधर आया -3y हो जाएगा बराबर -15, ये -5 उधर गया तो हो गया +5, तो x माइनस 3y बराबर हो गया कौन सा 10, -10, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो 10 वर्ष पश्चात की बात आया, ठीक है। कितना वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात आया है, 10 वर्ष पश्चात आया। चलिए 10 वर्ष पश्चात का बात करते हैं। 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाद में, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात मतलब क्या होता है, बाद में होता है। 10 वर्ष पश्चात मतलब x में 10 जोड़ना है तो y में भी क्या करना है 10 जोड़ना है, ठीक है। तो दोनों में 10 जोड़ दिए, बीच में बराबर देना है हमको। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कै गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 से गुना कर दिया सोनू में। अब यहाँ पर x प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बराबर 2 को y से गुना करिए, 2y प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा। x प्लस 2y इधर आया -2y बराबर 20 और प्लस 10 उधर गया -10, तो x माइनस 2y बराबर कितना हो गया 10। ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। आप चलेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से चलिए। तो समीकरण 1 एवं 2 से जब चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर है आपका कौन सा -10, और फिर यहाँ पर कितना है तो x माइनस 2y बराबर आपका कौन सा है 10 है, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 1 और यहाँ समीकरण 2, समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या करना है, वही साइन को आप क्या करिए चेंज करिए, साइन को क्या करिए चेंज करिए। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। विलोपन प्रतिस्थापन का यूज यहाँ करना आ ही नहीं रहा है दोस्तों, तो हम लोग क्यों करें, डायरेक्ट कर देते हैं। x से x खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बताइए 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1y, वो भी माइनस में बचेगा। यहाँ माइनस माइनस यानी 20, यानी माइनस से माइनस कटेगा, y का मान कितना आ जाएगा 20 बरस आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 बरस आ जाएगा। अब हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में y का मान रख देते हैं। चलिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस 3y बराबर -10, जहाँ x माइनस 3, y का मान कितना रखना है 20 बराबर 10 हो गया, वो भी -10 हो गया। तो x माइनस 30 गुना कितना 20 दिया, कितना हो जाएगा 60 बराबर -10। तो x बराबर कितना हो जाएगा -10, ही -60 है तो ऊपर गया उधर गया कितना +60। तो x बराबर कितना हो गया हमारा, x बराबर कितना हो गया हमारा 60 में से 10 जाएगा तो कितना 50 बरस। कितना हो जाएगा दोस्तों 50 बरस हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः नूरी की जो आयु है
नूरी की जो वर्तमान आयु है कुछ भी लिखी, नूरी की आयु जो है 50 वर्ष हो गया, ठीक है। और सोनू की जो आयु है, सोनू की आयु जो है वो कितना वर्ष हो गया, भाई का मान कितना आया था 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष। ये हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस प्रकार से आप जैकब और उसके पुत्र का बनाया है ना, उसी प्रकार से नूरी और किसका बनेगा, सोनू का बनेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं दोस्तों, अच्छे से देख लो, कहीं मिस्टेक है बताना आप लोग, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत प्रश्न है दोस्तों, मजेदार प्रश्न है, आप लोग के लिए काफी मेहनत किया जा रहा है, बस आप लोग को सपोर्ट दिखाना है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। अब इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से संख्या का 2 गुना है, वो संख्या करते हैं। देखिए यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है ना दोस्तों, ये आपको इकाई और दहाई, 2 अंकों की संख्या मतलब एक इकाई होगा तो अगला दहाई होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग को मान लीजिए, माना कि इकाई अंक माना कि इकाई अंक x हो गया और दहाई जो हो गया वो कितना हो गया, 22 हो गया, सही है। कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब ये जो 2 संख्या माने इसका अंकों का योग कितना है, 9 है। और यहाँ हमारा मिल गया समीकरण 1, कितना मिल गया दोस्तों, समीकरण 1। सबसे पहले आप जब भी 2 अंकों की संख्या का ऐसा बात करेगा ना, अंकों के पलटने पर, तो यहाँ पर इकाई और दहाई मानना पड़ेगा आपको। इकाई अंक x मान लिए, दहाई अंक y मान लिए, x प्लस y, यानी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग हम लोग 9 दे दिए, वो हमारा समीकरण 1 हो गया, सही है। अब कहता है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब इस संख्या का 9 गुना। तो हमारे पास संख्या जो है वो क्या है, ये पहले आपको पता करना है। संख्या का मतलब क्या होता है, इकाई और प्लस दहाई, यही होता है ना। इकाई हमारे पास कितना है, x है, और दहाई जब आप करेंगे तो दहाई के साथ हमारा 10 लगेगा, क्योंकि दहाई का मतलब कितना होता है 10, इकाई का मतलब 1 होता है, तो 1 तो ऐसे भी छिपा रहता है। अब कहता है इस संख्या का 9 गुना, संख्या जो है ये जो 10 बाई है और प्लस x है, ठीक है। इस संख्या का हमारा कितना कहता है, इस संख्या का हमारा कितना गुना, तो 9 गुना। तो इस संख्या का 9 गुना हो गया। अब अगला जो है इस संख्या के पलटने से, पलटोगे आप कैसे दोस्तों, पलटोगे कैसे, जो 10 है वो चल जाएगा x के साथ, और बाई देखिए 10 x के साथ चल जाएगा, x अकेले है तो बाई अकेले हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों में संख्या पलट जाएगा। देखिए अभी 10 बाई के साथ है तो 10 चल जाएगा x के साथ और बाई अकेला हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 x प्लस बाई। जब ये संख्या को पलटा जाएगा, जब इस संख्या को क्या होगा, पलटा जाएगा, तो जब संख्या को आप पलट देते हैं तो वो संख्या का कई गुना हो जाता है, 2 गुना। बस आप कैलकुलेशन करिए, 9 को 10 से गुना करिए, 9 दाही कितना हो जाएगा, 90 बाई हो जाएगा, और 9 को x से गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, 2 को 10 से गुना करेंगे 10 दूना 20x हो जाएगा, और 2 को 22 से गुना करेंगे 2 बाई हो जाएगा। आप x को x के साथ रखिए, बाई को बाई के साथ रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 90 बाई, ठीक है। फिर कर देते हैं 90 बाई प्लस 2 बाई, इधर आया माइनस 2 बाई हो गया, यहाँ हो गया 20x प्लस 9x, उधर गया माइनस 9x, ठीक है। 90 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा, 88 बाई हो जाएगा, और 20 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11x। तो हमारा कितना हो गया, ओनली 4, ठीक है। आप इसको अभी काट भी सकते हैं, इसको अगर आप चाहोगे तो इसको काट भी सकते हो, ठीक है। चलिए इसको काटते हैं, ठीक है। 90 बाई में से 2 बाई घटा, ठीक है। 90 बाई में से अगर 2 बाई जाएगा तो ये 88 बाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 20 में से 9 जाएगा, 11x हो जाएगा। 11 से काट दो, 11 8 कितना कर जाएगा, 88, यानी 8 बाई बराबर कितना हो गया, x हो गया। 8 बाई बराबर कितना हो गया, x हो गया। इसको मान लो आप समीकरण 2, ठीक है, क्योंकि आप इधर कहोगे तो x प्लस 8 बाई, उधर गया माइनस 8 बाई, ठीक है, बराबर 0। आप समीकरण 2 कर सकते हो, यही मान यहाँ पर आप पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मान पुट कर देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान, x का मान पुट कर देते हैं, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस बाई बराबर 9, x प्लस बाई बराबर क्या है दोस्तों, 9 है। तो यहाँ पर क्या करना है, x प्लस बाई बराबर 9 है, तो x का मान कितना रखना है, 8 बाई। तो 8 बाई रख दीजिए आप, और प्लस में बाई हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा। 8 बाई और 9 बाई कितना हो जाएगा, 8 बाई 1 बाई मिलकर के हो जाएगा 9 बाई, और 9 बाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 बाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। 9 से 9 कटेगा, बाई का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाई का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x का मान, बाई का मान तो 1 आ गया। अब हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यही इसमें आप x का मान रख दीजिए। तो 8 बाई बराबर x था हमारा, ठीक है। 8 बाई बराबर कितना था, x। तो 8 बाई का मान कितना रखाएगा, 1 रखाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तब तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो अंक का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या हम लोग क्या माने थे, 10 बाई प्लस x माने थे ना। तो संख्या जो हमारा था 10 बाई और प्लस में जो x था, बस मान पुट कर दीजिए। बाई का मान हमारा कितना आया,
1 आया, और x का मान कितना आया 8 आया। हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 10 से कम 10 और प्लस 8, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा 18 होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो तो आप इस प्रकार से इसको सोल्व करिए, ठीक है। जब भी 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है, पलटने पर, ठीक है, तो इकाई दहाई करिए, कैलकुलेशन करिए, बन जाएगा। बस आप लोग को कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए और कुछ नहीं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, और ये 13 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अच्छा से आप लोगों को समझना है, ठीक है। ये क्वेश्चन को किस प्रकार से आप बनाओगे ये देखना है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना है आप लोगों को। एक राजमार्ग है, 2 स्थान ए और बी है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। राजमार्ग, चलिए आपको पहले बेसिक पूरा का पूरा बताया जाए, ठीक है, पूरा का पूरा बेसिक बताया जाए। एक राजमार्ग का मतलब क्या होता है बताइए, रास्ता होता है, ठीक है। अब रास्ता है, ठीक है, एक राजमार्ग है, ठीक है। अब ये आपका एक रास्ता है, ठीक है। कहता है एक राजमार्ग पर 2 स्थान है, कितना स्थान है दोस्तों 2 स्थान। चलिए 2 स्थान एक यहाँ दे देते हैं, ठीक है। 2 स्थान ए और बी, तो बी तो दूसरा छोर पर होगा, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा ए हो गया। कहता है एक राजमार्ग, राजमार्ग हमारा ये हो गया दोस्तों राजमार्ग, राजमार्ग मतलब रास्ता होता है, ठीक है। कहता है एक राजमार्ग पर 2 स्थान है ए और कितना बी, ए और कितना है दोस्तों बी। कहता है कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर है, मतलब ये जो है आपका कई किलोमीटर है 100 किलोमीटर है। तो ये पूरा राजमार्ग जो रास्ता है ना उसका दूरी टोटल कितना है 100 किलोमीटर, और जिसमें एक छोर पर ए खड़ा है और दूसरे छोर पर बी खड़ा है, ठीक है। एक कार ए से, यानी एक कार है जो दोस्तों ये ए से तथा दूसरी कार जहां बी से, मतलब एक कार यहाँ पर है और दूसरी कार यहाँ पर है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कहता है यदि एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, मतलब एक ही समय, ये भी इधर का जा रहा है तो ये भी इधर का जा रहा है, ठीक है। अब ये भी आगे बढ़ेगा, मान के चलो एक पॉइंट सी ले लेते हैं। मतलब इसमें समझना है कि ए जो चलेगा यही दिशा में चल रहा है और बी भी जो है यही दिशा में चल रहा है। अब कहता है कि यदि ये कार विभिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती है, ठीक है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक कार है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से जब ये चलती है, यहाँ से जब ये चलती है सी तक पहुंचने में इसको समय लग जाता है कितना, इसका चाल आपको बताना है। टोटल का दूरी यहाँ तक 100 ही किलोमीटर है, ये भी 100 ही किलोमीटर चलता है, ये भी 100 ही किलोमीटर चलता है, लेकिन इसका स्पीड अलग है और इसका स्पीड अलग है, ठीक है। और ये कार जो है भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले, मतलब अगर इसका चाल अलग है, इसका चाल अलग है और दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, ये भी यही दिशा में और ये भी ये दिशा में, इसको तो कम दूरी लगेगा, बी को जो है कम दूरी लगेगा, लेकिन ए को जो है ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। लेकिन ये देखिए कि बी को जो है उतना ही समय लगता है सी तक पहुंचने में, और ए जो है इतना लंबा दूरी तय कर लेता है तब पर भी उसको उतना ही समय लगता है। समय दोनों का फिक्स है, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे के बाद मिलती है, दोनों वही है, लेकिन चाल अलग होगा ए का, बी से तो स्पीड ए का ज्यादा होगा, ये तो कंफर्म है कि बी का स्पीड, क्योंकि ये इतना लंबा दूरी तय कर लेता है उतना समय में, और बी जो है उतना, ये छोटा दूरी जो है उतना ही समय में करता है और ये भी उतना ही समय में करता है, लेकिन ए का डिस्टेंस ज्यादा है। यहाँ पर कहता है 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो ये भी विपरीत दिशा में चलती है, तो 1 घंटे के पश्चात आपका क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आप लोग को, सबसे पहली बात क्या करना है, इसको हम लोग इरेज करते हैं, मानते हैं कुछ, ठीक है, तो इसको हम लोग हटाते हैं। चलिए यहाँ से क्लीन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को चाल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें चाल नहीं, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, दूरी निकाल लीजिए, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी, तो ए का चाल निकालिए, बी का चाल निकालिए। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि ए कार की चाल क्या होगा, तो x किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। अब बी कार की जो चाल होगा, बी कार की चाल जो होगा ये क्या होगा, तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ए कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, बी कार की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब एक ही दिशा में चलेगा और वो 5 घंटे बाद मिलता है, तो 5 इसमें भी गुना करिए। जब एक ही दिशा में जब चलता है दोस्तों, तो दोनों का दूरी जो होता है माइनस होता है, तो 5 को x में भी गुना होगा, 5 को y में भी गुना होगा, और टोटल डिस्टेंस कितना है बताइए, 100 है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 है। देखिए एक ही दिशा में चलिएगा तो दूरी माइनस, और जब भिन्न भिन्न विपरीत दिशा में चलिएगा तो दूरी प्लस, ये याद रखना है। तो 5x, 5 को x में गुना करेंगे क्योंकि 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो 5 को x में भी गुना करेंगे, 5 को y में भी गुना करेंगे, टोटल डिस्टेंस 100 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लिए तो x माइनस कितना हो गया y, और बराबर कितना हो गया 100 हो गया। 5 से काट दीजिए 100 को, कितना बार में कटेगा 20 बार में, तो x माइनस y का मान कितना हो गया हमारा 100 हो गया। ये हमारा सॉरी x माइनस y का मान हमारा कितना हो गया 20 हो गया, तो x माइनस y का मान 20 हो गया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। समीकरण कितना हो गया
1 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहता है 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो बन गया। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, कौन सा दिशा में दोस्तों, विपरीत दिशा में चलती है, तो 1 घंटे के बाद मिलती है। तो विपरीत दिशा में दूरी क्या होगा, प्लस होगा, दूरी क्या होगा, प्लस होगा। 1 घंटे बाद मतलब 1 इसमें गुना करेंगे x में तो उतना ही रहेगा, 1 को y में गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा। 1 घंटे के बाद जब 1 घंटे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों की चाल क्या होगा, तो यहाँ पर x प्लस y, जब 1 घंटा क्या करता है विपरीत दिशा में चलता है तो 1 घंटा के बाद मिलता है, डिस्टेंस तो सेम ही है, x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ से आप कर सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। अब यहाँ हमारा समीकरण क्या होगा बताइए, समीकरण होगा हमारा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 और एक क्या है x प्लस वाई बराबर 100। अब यहाँ ये आप बताइए माइनस प्लस को आप काट दीजिए, यहाँ पर माइनस प्लस कट जाएगा तो यहाँ 2x होगा बराबर 100 और 20 होगा, 2 से काटिए कितना बार में 60 बार में, x का मान कितना हो गया 60 हो गया, x का मान कितना हो गया 60 हो गया। अब आप समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, रखने पर ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, x का मान 60 हो गया, माइनस वाई बराबर हो गया 20, तो माइनस वाई बराबर 20 यही प्लस 60 उधर गया माइनस 60, तो माइनस वाई बराबर कितना हो गया माइनस 40 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना हो गया हमारा 40 हो गया, y का मान कितना हो गया 40। अब बताइए x जो है एक कार की चाल को हम लोग x माने थे, तो एक का जो चाल होगा अतः में आप लिख सकते हैं एक कार की चाल जो होगा ये कितना होगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर ये चलता है। और जो बी कार की चाल होगा, बी कार की जो चाल होगा ये कितना चलता है, तो हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन शुरू होता है। अब 60 और 40 को जोड़ दीजिए तो टोटल डिस्टेंस कितना था 100 किलोमीटर। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे दोस्तों तो आप लोग को इस प्रकार से काम करना है, ठीक है। काफी अच्छा प्रश्न था ये, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको तैयारी रखेंगे, कुछ करना था नहीं, बस 4 निकाल दीजिए। आप याद रखना जब दूरी जो होगा दोनों दोनों सेम होगा तो दूरी को आप माइनस कर दीजिए, अलग अलग होगा तो प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, ये आपका लास्ट प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद आप लोग अच्छे से तैयारी करना है ये सब प्रश्न को जितना बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना चलता है बताइए, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। सबसे पहले आप ये जानिए कि अनुकूल और प्रतिकूल क्या है। जैसे ये आपका अनुकूल और प्रतिकूल क्या है, जैसे ये आपका धारा है, ठीक है, ये आपका धारा है। अच्छा से बेसिक आप समझिए, बेसिक जब मजबूत रहेगा ना दोस्तों तो फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बढ़िया से समझना है आप लोग को, सॉरी यहाँ पे आप लोग को देखिए अच्छा से देखना है। ये आपका धारा है, ठीक है, ये आपका क्या है धारा है। ये अनुकूल का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस धारा में तैर रहे हो, ठीक है, अनुकूल एक देखते हैं अनुकूल, ठीक है। जब आप धारा में तैर रहे हो तो धारा भी यही दिशा में है और आप भी यही दिशा में तैर रहे हो, तो आपका स्पीड क्या होगा ज्यादा होगा, स्पीड बढ़ जाएगा आपका। लेकिन जब आपका धारा मतलब इस दिशा में चल रहा है, ठीक है, धारा इस दिशा में चल रहा है और आप उसके विपरीत साइड से तैर रहे हो, आप उसके विपरीत साइड से क्या कर रहे हो तैर रहे हो, तो वो अवस्था जो कहलाता है वो कौन सा, तो प्रतिकूल अवस्था कहलाता है। तो उसमें आप लोग का जो चाल होगा कम जाएगा, ठीक है। तो अनुकूल में आप लोग का जो चाल होगा वो बढ़ेगा, ठीक है, आप ज्यादा दूरी तय कर पाओगे, और प्रतिकूल में आपका चाल जो होगा कम हो जाएगा और आप कम दूरी तक तय कर पाओगे। आप सोचो ना कि कभी साइकिल आप चला रहे हो, ठीक है, सामने से ऐसे करके साइकिल चला रहे हो, ठीक है, और हवा भी आपका इधर सामने से ही पड़ रहा है, हवा भी आपका सामने से पड़ रहा है, तो आपको दिक्कत तो होगी ना, साइकिल पेंडल को मारने में आपको कठिनाई तो होगी। तो उसी प्रकार से ये अनुकूल और प्रतिकूल भी यही है। जब भी पानी का जो धारा होगा, जिस दिशा में पानी का धारा है वही दिशा में आप भी तैर रहे हो, तो आपको तो ज्यादातर सपोर्ट कर देगा जल भी आपको एकदम बहा करके ले चल जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, हाथ चलाइए एकदम दूरी लंबा से लंबा दूरी तय कर सकते हैं। नाई वगैरह भी चलता है तो इसी प्रकार से चलता है। लेकिन अगर धारा जिस दिशा में जा रहा है उसकी आप विपरीत साइड से जब जा रहे हो, प्रतिकूल अवस्था से जा रहे हो, तो आप कम दूरी तय कर पाओगे। तो वही जो है यहाँ पे क्या कहा, ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटा में, बाबू 2 घंटा में कई किलोमीटर ही चला, 20 किलोमीटर। तो अनुकूल के मतलब जिस दिशा में धारा था वही दिशा में ऋतु भी था। अब ये 2 घंटा में ये 20 किलोमीटर चला गया, सही है। अब कहता है कि और धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा जब हो गया, धारा जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा के विपरीत
ऋतु क्या कर रही है, तैर रही है। तो धारा के प्रतिकूल अवस्था में 2 घंटा में कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो मतलब यहाँ पे देखिए आप यही से अंदाजा लगाइए ना, 2 घंटा में 20 किलोमीटर चला, 2 घंटा में 20 किलोमीटर, वो भी कौन स्थिति, अनुकूल। अनुकूल का मतलब कि जिस दिशा में धारा उसी दिशा में ऋतु, तो यहाँ पर दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा, दूरी लंबा तय करेगी। लेकिन प्रतिकूल अवस्था में 2 घंटा में 4 ही किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, उसको धारा रोकेगा। धारा जो है जिस दिशा में जा रहा है उसके विपरीत साइड से ऋतु तैर रही है, तो वहां पर दिक्कत तो होगा। तो वहां पे 2 घंटा में 4 ही किलोमीटर तैर पाए। अब बताइए स्थिर जल में तैरने की चाल, धारा की चाल क्या होगा, बस यहाँ पे आप लोग को ये देखना है, ठीक है। अच्छे से देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न है, ठीक है। अब इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अनुकूल अवस्था पता चल गया और प्रतिकूल अवस्था पता चल गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले, ठीक है, माना कि ऋतु जो है, ऋतु का स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, माना कि ऋतु का स्थिर जल में तैरने की चाल क्या मान लेते हैं हम लोग, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, धारा की चाल मानिए, क्योंकि हमको 2 ही चाल चाहिए ना, जल में तैरने की चाल और उसकी धारा की चाल। धारा की चाल मानिए, तो क्या मानेंगे, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ अनुकूल और प्रतिकूल करना, 2 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है, तो ऋतु का अनुकूल जो चाल होगा, यानी आप क्या हो जाएगा बताइए, धारा का अनुकूल, इसको हम लाल से कर देते हैं, धारा का अनुकूल, धारा का अनुकूल दिशा में चाल, अनुकूल दिशा में चाल जो होगा ये कितना होगा बताइए, तो x धारा का अनुकूल दिशा में चाल, 2 घंटा में कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल में आपका 2 घंटा में कितना, 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए धारा का जो होगा, धारा का अनुकूल दिशा में ऋतु का चाल और धारा का चाल दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 22 और किलोमीटर प्रति में क्या हो जाएगा, घंटा। अनुकूल में दोनों ज्वाइंट हो जाएगा, उसका चाल भी, ऋतु का चाल भी और धारा का चाल भी। लेकिन प्रतिकूल में क्या होगा, देखिए प्रतिकूल में जो धारा का चाल होगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए फॉर्मूला एक याद रखना है आप लोग को, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या याद रखना है, दूरी बटा चाल याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न आया ना, समय बराबर दूरी बटा चाल, हमारा दूरी टोटल कितना है ये ध्यान देना है, दूरी 20 किलोमीटर, समय आपका 2 घंटा, 4 निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए समय बराबर सबसे पहले 2 घंटा, मतलब 2 बराबर यहाँ हो जाएगा दूरी टोटल, देखिए दूरी टोटल कितना है 20, और चाल जो है हम लोग निकाल रहे पहले अनुकूल में, ठीक है। तो अनुकूल में निकालेंगे तो चाल हमारा x प्लस 22 होगा, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 को x प्लस 22 से गुना करेंगे तो 2x और प्लस में कितना हो जाएगा 2y और बराबर में 20। आप x कॉमन ले सकते हैं, सॉरी x कॉमन नहीं, यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 22 बराबर हो जाएगा 20। 2 से काटिए 20 को, कितना बार में 10 बार में, तो x प्लस 22 बराबर कितना हो गया 10, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग प्रतिकूल में चेक कर लेते हैं। प्रतिकूल में जब चेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए प्रतिकूल में जब चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्रतिकूल में भी समय तो वही है, 2 घंटा ही है समय, 2 घंटा ही है समय। और जब आप 2 घंटा है, लेकिन इसमें दूरी जो है कई किलोमीटर है, 4 किलोमीटर, 2 बटा 4 और बटा कितना हो जाएगा x माइनस 22 हो जाएगा, बटा x माइनस 22 होगा। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 2 को x से गुना करिए, 2x और माइनस कितना हो जाएगा 2y और बराबर 4 एकम कितना हो जाएगा 4। 2 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 22 बराबर कितना हो जाएगा 4, तो 2 से 2 काट दीजिए, कितना बार में 2 बार में, तो x माइनस 22 बराबर हो जाएगा 2, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप चल सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से चल सकते हैं, ठीक है। अच्छे से देखना है दोस्तों, समीकरण 1 एवं 2 से अगर आप चलेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस 22 बराबर 10 है, मतलब x प्लस 22 बराबर 10, ठीक है। समीकरण 2 क्या है हमारा, तो हमारा समीकरण 2 है x माइनस 22 बराबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2, ये आपका प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, ये कट जाएगा, यहाँ जुट जाएगा, 2y हो जाएगा बराबर 10 में से 2 गया, कितना बचेगा 8, 2 को काट दीजिए, कितने बार में 4 बार में, y का मान हो गया 4 हो गया, y का मान कितना हो गया 4 हो गया।
अब आप समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x है उसे ही प्लस y का मान 4 रख दीजिए, बराबर 10 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 10, प्लस 4 उधर गया -4, x बराबर कितना हो गया 6। तो हम क्या कर सकते हैं, अतः y और x आ गया ना। अतः ऋतु का स्थिर जल में तैरने की चाल कितना होगा बताइए। अतः ऋतु का जो चाल होगा x माने थे ना, ऋतु का चाल होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का जो चाल होगा ये कितना होगा हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी अनुकूल और प्रतिकूल कहेगा, ये ध्यान देना कि जब भी अनुकूल और प्रतिकूल कहेगा तो आपको किस प्रकार से सोल्व करना है, ये अच्छे से आप लोग को देखना है। इसको अच्छे से अगर आपको देखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोग का पूरा हमारा जो है खत्म हो चुका, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक में बढ़ेंगे, ठीक है। अगले टॉपिक में बढ़ेंगे, ये हमारा तीसरा चैप्टर आज समाप्त हो चुका, ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद है दोस्तों कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। जहाँ दिक्कत हो हमेशा कमेंट किया करो, ठीक है। और बाकी तो ऑफलाइन में ये सब चीज़ खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। बस उस बच्चों के लिए भी है जो हमारे ऑफलाइन छात्र हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या करना है, तीसरा चैप्टर तक आपका बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब हमारा जो कल चलेगा ये हमारा 4th चैप्टर चलेगा, शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे फिर, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल तक आज समाप्त होता है, और इसके साथ हमारा 3 चैप्टर तक पूरा अच्छे से कवर हो चुका है। मतलब रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों ऐसा वीडियो बनाने में, थंबनेल बनाने में, हर एक चीज़ काफ़ी मेहनत है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से, अब आप लोग का काम है अच्छे से तैयारी करना है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। आज के